ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का नींद में चलता जा रहा है क्योंकि उसको कैसे भी करके मून के पास पहुंचना था, इसलिए वो बस चलता ही गया। फिर अब मॉर्निंग में हमें एक स्टेडियम दिखाया गया जिसके बाहर बहुत सारी फैन गर्ल्स कॉन्सर्ट के स्टार्ट होने का वेट कर रही होती हैं, जो कि रात में होने वाला था, पर इन सब ने मॉर्निंग में ही आकर लाइन लगा ली थी क्योंकि ये सब लूना नाम के एक कोरियन बैंड की बहुत बड़ी फैन है। इसलिए सब काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं अपने अपने फेवरेट आइडल को देखने के लिए। साथ ही एक रिपोर्टर भी यहाँ था जो कि बता रहा था कि कैसे लूना बैंड का क्रेज सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी फैल चुका है, इसलिए लोग यहाँ काफी दूर दूर से आए हैं उनके कॉन्सर्ट को देखने के लिए। फिर तभी इन सबको पता चलता है कि कॉन्सर्ट से पहले ही लूना बैंड मेंबर्स लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, इसलिए ये सब और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ वीडियो को देखने लगे, जहाँ हमें बैंड के फर्स्ट मेंबर को दिखाया गया जिसका नाम है यू चैन, जो कि बताता है कि हम आप सबसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिर वो सेकंड मेंबर ली सिन से मिलवाता है जिसने सभी को गिटार प्ले करके दिखाया और बोला कि मेरी जितनी भी फैन गर्ल्स हैं वो सब मेरी वाइफ हैं, इसलिए मैं काफी खुश हूँ उन सबसे मिलने के लिए। फिर यू चैन थर्ड मेंबर यानी सीओ के पास आया जिसने भी गिटार प्ले करके दिखाया एंड वो सभी से कहने लगा कि देख लेना, इस बार मैं अपनी सभी फैन गर्ल्स के दिल में और गहरी जगह बना लूंगा। फिर यू चैन बैंड के सबसे यंग मेंबर यानी फोर्थ मेंबर गायोन के पास आता है जो कि काफी ज्यादा शाय है। वो सबको थोड़ा सा पियानो प्ले करके दिखाता है। यूचैन कहता है कि बस इतना ही, तो तब गायोन कहने लगा कि अगर टाई कहेगा तो मैं और प्ले करके दिखा दूंगा, और देखो टाई आ गया। तो तब यूचैन जल्दी से टाई के पास उसे रिकॉर्ड करने जाता है, लेकिन टाई रूडली यूचैन से ये कहकर चला गया कि चल हट यहाँ से। तो तब बेचारे यूचैन की अपनी फैंस के सामने अच्छी खासी इंसल्ट हो जाती है, मगर वो सबको समझाने लगता है कि आप जानते हो ना कि हमारा फिफ्थ मेंबर टाई जो कि ग्रुप का लीडर भी है वो थोड़ा मूडी है, और फिर वो थोड़ा बहुत ड्रम बजा के दिखाता है और फिर लाइव स्ट्रीम को ऑफ कर देता है। जिसके बाद अब रात हो गई और इन सभी का कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया, जहाँ ये सब अपना बेस्ट देते हैं और अपने हिट हुए हुए एक एक सॉन्ग को काफी पैशनेटली सिंग कर रहे होते हैं। ऑडियंस भी काफी ज्यादा खुश थी इन सबको देखकर, सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे और ये सब आइडल्स भी एक एक परफेक्ट लाइन के साथ सिंगिंग करते जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक टीम लीडर टाई को कुछ होता है और वो तभी बेहोश हो जाता है। सब ये देखकर परेशान हुए कि आखिर टाई को हो क्या गया। साथ ही सब फैन गर्ल्स भी परेशान हो गईं क्योंकि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर तभी सीन कट होता है और अब हमें स्टोरी को पूरे 3 मंथ्स पहले से दिखाया जाता है, जहाँ टाई अपने सभी मेंबर्स को डांट कर प्रैक्टिस करा रहा था। वो यहाँ सभी को टोकता जा रहा होता है कि ठीक से आवाज निकालो, आवाज में प्यार लाओ और फिर तब सिंगिंग करो, और म्यूजिक भी परफेक्ट प्ले होना चाहिए। तो तब मेंबर्स परेशान हो गए। फिर तभी मिस्टर मून यहाँ आए जो कि इनकी एजेंसी यानी MM एंटरटेनमेंट के CEO हैं, जो बाकी के 3 मेंबर्स से पूछते हैं कि और सब कैसा चल रहा है। तो तब उन तीनों ने बताया कि माना हमारे अब तक के सब सॉन्ग्स हिट रहे हैं, लेकिन इन हिट्स की वजह से टाई पर प्रेशर बन चुका है अब वाले न्यू सॉन्ग को और भी ज्यादा सुपर हिट बनाने का, इसलिए ये हमसे इतनी मेहनत करा रहा है। साथ ही रिलीज के बाद ही न्यू एल्बम का कॉन्सर्ट भी है। तो तब मिस्टर मून इन्हें गुड लक करने लगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे सब जगह लूना बैंड की न्यू एल्बम के चर्चे हो रहे हैं। सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं न्यू एल्बम को लेकर, एंड सब जगह न्यू एल्बम कमिंग सून भी लिखा हुआ था। साथ ही ये बैंड मेंबर्स अपने इंस्टा अकाउंट पर भी न्यू एल्बम का काउंटडाउन स्टार्ट करवा देते हैं, और सबसे ज्यादा मिडनाइट फैंटेसी सॉन्ग की हाइप बनी हुई थी, इसलिए काफी सारे आर्टिकल्स भी पोस्ट कराए जाते हैं एंड स्कूल गर्ल्स भी सॉन्ग के लिए बहुत एक्साइटेड थी। जिसके बाद अब हमें ड्रामा की मेन लीड को दिखाया गया जिसका नाम है इंजू, जो एक ऑर्फन है, इसलिए खर्चा चलाने के लिए बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करती है, और इस टाइम वो टूर गाइड की जॉब कर रही थी जहाँ उसने डिस्को वाला माहौल बना दिया था, इसलिए सब डांस करने लगे। फिर इंजू एनर्जी कैप्सूल सेल करने लग जाती है एंड वो इस काम में इतनी एक्सपर्ट थी कि उसने सबको इम्प्रेस करके सारे कैप्सूल बॉक्स को सेल कर दिया। और जब ये सभी को बाय कर रही थी कि अब हम सब नेक्स्ट टूर पर मिलेंगे, कि तभी वो 2 लेडीज को एक ओल्ड मैन के लिए लड़ते हुए देखती है, इसलिए इनकी लड़ाई रुकवाने आ गई। यहाँ ये जो लेडी है इनका नाम है छोयंग, जो कि कह रही थी कि होंग टूर की स्टार्टिंग में मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन इस औरत ने बीच में आकर उसको मुझसे छीन लिया। जबकि वो दूसरी लेडी कहती है कि दिल तो दिल होता है, वो किसी पर भी आ सकता है, तुम किसी को रोक नहीं सकती हो। तो तब होंग कहने लगे कि तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओ, माना मैं हैंडसम हूँ इसलिए तुम मेरे लिए लड़ रही हो, लेकिन तुम्हें अब शांत हो जाना चाहिए। कि तभी वो दूसरी वाली लेडी गिरने वाली थी जिनको होंग ने बचा लिया, लेकिन ये इनका रोमांटिक मोमेंट बन गया। इसलिए मिस छोयोंग कहती हैं कि जरा देखो तो इन दोनों बेशर्मों को, और फिर चिढ़कर
चली गई कि भाड़ में जाओ तुम दोनों चीटर्स। और जब जा रही थी तो इंजू उनको मनाती है और प्रॉमिस करती है कि नेक्स्ट टूर पर वो उनके लिए कोई दूसरा ओल्ड मैन ढूंढ देगी। तो तब मिस चोयोंग कहती है कि मेरा स्टैंडर्ड हाई है, इसलिए वो आदमी इससे भी ज्यादा हैंडसम होना चाहिए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंजू एक एजेंसी में जाती है जहाँ वो मिस्टर कॉन्ग नाम के पर्सन से मिलती है जिनके लिए वो टूर गाइड की जॉब कर रही थी एंड एनर्जी कैप्सूल्स को बेच रही थी। वो दिखाती है कि देखो आज कितना प्रॉफिट हुआ है। तो तब मिस्टर कॉन्ग खुश हो गए और बोले कि तुम बेस्ट सेल्स वुमेन हो, और फिर इंजू को उसके हिस्से के पैसे दे देते हैं। साथ ही बताने लगे कि वो घर जो तुमको बहुत टाइम से खरीदना था, जिसके लिए तुम पैसे जोड़ रही हो, वो सेल हो रहा है। और बढ़िया बात यह है कि उसको मेरा दोस्त सेल कर रहा है जो कि एक डीलर है, इसलिए मैंने उससे तुम्हारे लिए डिस्काउंट की बात करी है। तो तब इंजू बहुत ही ज्यादा खुश हो गई क्योंकि ये उसके पेरेंट्स का घर था जब वो जिंदा हुआ करते थे, इसलिए इंजू का शुरू से बस यही ड्रीम था कि वो इस घर को खरीदेगी। और अब फाइनली वो उसको ये कम रेट्स पर मिल रहा है, इसलिए उसने दिल से मिस्टर कॉन्ग को थैंक्स करा। और अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी बोरांग से इस बारे में बताने आती है जो कि रेस्टोरेंट में जॉब करती है। बोरान को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम लोन लोगी। इंजू कहती है वैसे तो मैं 18 साल की उम्र से अपने घर के लिए पैसे जोड़ रही हूँ, इसलिए सेविंग तो अच्छी खासी है मेरे पास, पर जो पैसे कम पड़ रहे हैं वो मुझे मिस्टर कॉन्ग अपने दोस्त यानी बैंक मैनेजर से बात करके लोन पर दिलवा रहे हैं, इसलिए मैं और ज्यादा खुश हूँ। और पता है जब मेरी ट्विन सिस्टर संजू को इस बारे में पता चलेगा तो वो भी कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी। बोरान पूछती है कि क्या संजू ने तुम्हें रिप्लाई दे दिया है, तो इंजू कहती है कि वो बिजी होगी इसलिए नहीं दिया। तो तब बोरान को गुस्सा आ गया, वो कहने लगी कि ऐसी भी क्या बिजी है जो मैसेज तक सीन नहीं कर रही। लेकिन इंजू बोरान को चुप कराती है कि देख लेना संजू का रिप्लाई जरूर आएगा, आखिरकार मैं उसकी सगी बहन हूँ और अब क्योंकि यूएस में वो काफी फेमस डॉक्टर है इसलिए उसको टाइम नहीं मिल रहा होगा। फिलहाल मैं जाती हूँ क्योंकि मेरी डिलीवरी जॉब का टाइम हो गया है, और फिर तभी चली गई। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि इंजू रात में घर वापस आती है जहां वो रेंट पर रहती है। इंजू पूरे दिन हार्डवर्क करती है इसलिए काफी ज्यादा थक गई थी, लेकिन अपना पुराना घर मिलने की खुशी में आज वो काफी फ्रेश फील कर रही थी। फिर इंजू अपनी ट्विन सिस्टर का अब वाला फोटो निकालती है जिसमें वो सेम इंजू जैसी दिख रही है एंड इंजू ने उसे बहुत सारे मैसेजेस कर रखे थे, ये बताते हुए कि मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे इस पर्सनल नंबर को ढूंढा है, मैं तुम्हारी सगी बहन इंजू हूँ, तुमको 11 साल की उम्र में ही अडॉप्ट कर लिया गया था, फिर तुम हमेशा के लिए यूएस चली गई और फिर हम दोनों कभी नहीं मिल पाई। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि मैंने हमारे पुराने घर को खरीद लिया है, इसलिए प्लीज अब तुम वापस आ जाओ। लेकिन संजू की साइड से एक भी रिप्लाई नहीं आया हुआ था। वेल इंजू अब मिस्टर कॉन्ग के साथ अपने पुराने घर के बाहर आती है, जिसको देखते ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। जब वो अंदर गई तो तब वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड उसको पुराने दिन याद आने लग जाते हैं कि कैसे मेरे मॉम डैड जब किसी काम से बाहर जा रहे थे तो तब हम दोनों बहनों ने उन्हें कितना ज्यादा प्यार करा था। फिर मॉम कहकर गई थी कि डोर को अच्छे से लॉक करके रखना जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाती। तो तब मॉम डैड के जाने के बाद हम दोनों बहनें खेलने अंदर चली गई थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि मॉम डैड की किसी वजह से डेथ हो चुकी है, जिस वजह से हम दोनों बहन इस दुनिया में अकेली रह गई। एंड हमारे रिलेटिव्स ने हमें ऑर्फनेज भेजने का डिसाइड कर लिया था, जहां संजू को तो अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन मैं अकेली रह गई थी। वेल इंजू अब जब घर के अंदर आई तो यहाँ आकर उसकी यादें और ज्यादा ताज़ा हो गई, इसलिए वो रोने लगी कि कैसे आज भी एक एक चीज सेम पहले जैसी ही है। मिस्टर कॉन्ग भी अंदर आए और घर की तारीफ करने लगे कि वाह ये कितना बड़ा है। फिर जब ये दोनों बाहर आए तो मिस्टर कॉन्ग लोन के लिए इंजू के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। इंजू अपने सब डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे देती है, साथ ही अपनी स्टैम्प भी उन्हें दे देती है और उनको दिल से थैंक्स करते हुए बोली कि प्लीज मेरे घर के बाहर मेरी एक फोटो क्लिक कर दो। मिस्टर कॉन्ग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, जिसे तुम हमेशा याद रखने वाली हो, और फिर इंजू की एक बढ़िया सी फोटो क्लिक कर देते हैं। वेल अब हमें लूना बैंड मेंबर्स को दिखाया गया जो कि डिस्कशन के लिए मिले थे। मिस्टर मून कहने लगे कि ये टाई कभी भी टाइम से आता क्यों नहीं है। फिर कहने लग जाते हैं कि जैसे जैसे सॉन्ग रिलीज का टाइम नजदीक आ रहा है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मतलब अगर ये सॉन्ग फ्लॉप हो गया तो तब तीनों मेंबर्स जोर से उन पर चिल्लाए और कहते हैं कि आप प्लीज ऐसी बातें मत करो, सब अच्छा ही होगा। फिर टाई भी आ गया और मीटिंग को शुरू करा गया, जहां इनसे रोज फैन से लाइव स्ट्रीम पर बात करने के लिए बोला जाता है। लेकिन बोला कि मैं रोज रात सोने से पहले एक स्वीट बॉयफ्रेंड की तरह अपनी फैन गर्ल से बात कर लूंगा। तो वहीं यू चैन कहता है कि और मैं रोज लाइव स्ट्रीम पर कुकिंग करके दिखा दूंगा ताकि मेरी फैन गर्ल्स को पता चल सके कि उनका बायस सेक्सी शेफ भी है। बट गायोंग कहता है कि जो टाई कहेगा मैं वो कर लूंगा। तो तब सब इरिटेट होने लगे कि ये बस टाई की बात सुनता है।
तो वही टाई कहता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मेरा लिखा हुआ सॉन्ग 100% हिट होगा, इसलिए मुझे एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं, और फिर यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ आज सॉन्ग रिलीज होने वाला था, इसलिए टाई हेलमेट पहनकर यहाँ आया ताकि सबके बीच खड़े होकर सबके रिएक्शंस को देख सके। दो लड़कियां यहाँ बात कर रही थी कि वो शुरू से टाई की कितनी बड़ी फैन रही हैं, इतनी बड़ी कि वो उसकी परछाई तक को पहचान सकती है। इसलिए जब उन्होंने टाई को देखा तो पहले तो उन्हें वो अजीब लगा, लेकिन फिर वो उसको थोड़ा थोड़ा पहचानने लगी। इसलिए टाई बहाना करके यहाँ से जा रहा होता है, पर तभी वो गलती से इंजू से टकरा गया जो कि फूड डिलीवर करने आई हुई थी। इंजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो टाई को रोकने की कोशिश करती है कि तू अजीब आदमी बिना मुझे सॉरी करे जा कैसे रहा है, लेकिन टाई रुकता नहीं और जब इंजू को धक्का देकर जाने लगा तो तब इंजू गुस्से में हाई जंप मारती है और उसकी बैक पर लटक जाती है कि हेलमेट निकाल। इसी बीच काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया, इसलिए सबका ध्यान वहाँ हो गया और जब जैसे ही इंजू ने हेलमेट निकाला तो तब टाई अपने सॉन्ग को सुनने लगा क्योंकि वो रिलीज हो चुका था। टाई बहुत खुश होता है अपने अब तक के सबसे मेहनत वाले सॉन्ग को सुनकर, लेकिन तभी सब फैन गर्ल्स बातें करने लगी कि भला ये कैसा सॉन्ग है, यानी इस बार लूना बैंड ने ये कैसा बकवास सॉन्ग रिलीज कर दिया है, ये तो काफी हॉरर लग रहा है, एकदम ऐसा जैसे दुखों में डूबा हुआ हो, बिल्कुल ही बेकार। तो तब टाई का दिल टूट गया पब्लिक की ऐसी बातों को सुनकर। वो डिप्रेशन में जाने लगता है, उसे सब ब्लर भी दिख रहा था कि क्या मैंने सच में इस बार इतना बकवास सॉन्ग लिख दिया है कि तभी शोर मचता है कि टाई यहाँ है। तो तब टाई को भागना पड़ा और सभी फैंस की भीड़ उसके पीछे पीछे जाने लगी, जो सब देखकर इंजू शॉक थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। वेल, अब हमें बताया गया कि कैसे लूना बैंड का सॉन्ग पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। इतना फ्लॉप कि सभी फैंस डिसअपॉइंट थे कि आखिर हमारे आइडल्स हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि हम सब सॉन्ग के रिलीज होने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड थे। इतना ही नहीं, इस फेलियर की वजह से MM एंटरटेनमेंट के सभी स्टॉक्स भी नीचे गिर जाते हैं, यानी एजेंसी का भारी नुकसान हुआ। साथ ही इस सॉन्ग को सॉन्ग चार्ट से भी बाहर कर दिया गया। इसलिए इतना सब होने के बाद टाई उदास बैठा था तो तब यहाँ एक आइडल आकर उसका मजाक बनाने लगा कि इससे अच्छा तो तुम किसी सॉन्ग राइटर से सॉन्ग लिखवा लेते, मुझे तो तरस आ रहा है तुम पर, क्योंकि अब देखना लूना बैंड वापस से उठ नहीं पाएगा जिस हिसाब से उसे हेट मिल रहा है। तो तब टाई ने उस आइडल को जवाब दिया कि तू अपनी देख, यानी तू जिसे अपनी लिरिक्स तक याद नहीं रहती वो मेरी बात कर रहा है, इसलिए मुझे तो समझ नहीं आता कि तू खुद को सिंगर बोलता भी कैसे है। और फिर तभी यहाँ से चला गया एंड उस आइडल का टाई की बातों से मुंह बन चुका था। फिर अब हमें इन सब की मीटिंग दिखाई गई जहां मिस्टर मून ने जब जैसी बताया कि हमारा US टूर भी कैंसिल हो गया है तो तब सब काफी हैरान हुए एंड टाई ये सुनकर और भी ज्यादा टूट गया। इसलिए वो अपने रूम में आकर एक न्यू सॉन्ग को लिखने की कोशिश करने लगा, बट वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका था कि उससे कुछ भी सही से लिखा नहीं जा रहा होता है। ऊपर से उसे नींद भी आनी बंद हो चुकी थी, इसलिए वो काफी सारी स्लीपिंग पिल्स और हेडेक की मेडिसिन खाने लगा। फिर अब हमें प्रेजेंट टाइम का वो दिन दिखाया गया जब इनका कॉन्सर्ट था, तो तब वहाँ टाई इसी वजह से बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने कॉन्सर्ट को बेहतर बनाने का काफी ज्यादा लोड अपने माइंड में उठा लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि डॉक्टर मिस्टर मून को बताती हैं कि टाई ने भारी मात्रा में स्लीपिंग पिल्स ली थी और भी कई सारी मेडिसिन को मिक्स करके, इसलिए उसकी ऐसी हालत हुई है क्योंकि डिप्रेशन और प्रेशर की वजह से वो 3-3 रात तक सो नहीं पा रहा था। तो तब मिस्टर मून ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हुए। फिर जब बैंड मेंबर्स हॉस्पिटल आए तो मीडिया वाले उनसे काफी सारे सवाल करते हैं कि क्या सुपरस्टार टाई ने परफॉर्मेंस से पहले ड्रग्स लिए थे जो वो बेहोश हो गए, लेकिन ये सब चुपचाप यहाँ से चले गए। फिर ये सब टाई से मिलते हैं जो कि इन सब के सामने ऐसे बनकर दिखाता है जैसे वो एकदम ठीक है, यानी अब वो फ्रेश फील कर रहा है, लेकिन सबके जाने के बाद वो फिर से डिप्रेशन में चला गया, ये सोचते हुए कि मैं बैंड को वापस फर्स्ट पोजीशन पर कैसे लाऊं। उसको अपने फादर की कॉल आ रही थी लेकिन वो आंसर नहीं करता है। फिर अब हमें इंजू को दिखाया गया जो कि जब मिस छो योंग के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी कि तभी उसको फाइनली अपनी बहन यानी संजू का मैसेज आ जाता है कि मैं कोरिया आ रही हूँ, इसलिए चलो हम मिलते हैं। तो तब इंजू काफी ज्यादा खुश हो गई कि फाइनली अब मैं अपनी बहन से मिल पाऊंगी। फिर हमें संजू दिखाई गई जो कि कोरिया के एयरपोर्ट पर होती है क्योंकि वो आ चुकी है। तो वही इंजू संजू से मिलने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि डिसाइड ही नहीं पा रही थी कि वो क्या पहनकर जाए, और कहती है कि संजू मुझे पहचान लेगी ना क्योंकि हम सालों के बाद मिल रहे हैं। तो तब बोरान कहती है कि तुम दोनों सेम एक जैसी दिखती हो तो ऑफ कोर्स वो तुम्हें पहचान लेगी। फिर नेक्स्ट डे फाइनली इंजू संजू से मिलने आ गई थी और एक रेस्टोरेंट में संजू के आने का वेट कर रही थी। फिर जब संजू आती है तो उसे देखकर इंजू काफी ज्यादा खुश हो गई और इमोशनल भी, इसलिए वो उसे हेलो करने लगी।
बट संजू के रिएक्शंस डाउन थे, जैसे वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। अब संजू ने पूछा कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। इंजू कहती है कि तुम मेरी फैमिली हो, इसलिए ऑफ कोर्स मुझे तुमसे मिलना था। तो तब संजू कहती है कि मेरी फैमिली तुम नहीं बल्कि यूएस में है, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट करा था। साथ ही अब मेरा सर नेम भी चेंज हो चुका है, जो कि अब इन नहीं बल्कि कांग है। इंजू हैरानी से पूछती है कि सिस्टर तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब संजू कहती है कि प्लीज मैं तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं हूँ, क्योंकि हमारा रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब मैं कोरिया से चली गई थी, और मुझे लगा कि तुम किसी मोटिव से मुझसे मिलना चाहती हो, पर ऐसा लग नहीं रहा है। इंजू कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे तुमसे किसी मोटिव से नहीं मिलना था। तो तब संजू कहती है कि अगर ऐसा है तो अब तुम प्लीज मुझे बार बार मैसेज करना बंद कर दो, और मुझे ढूंढने के चक्कर में लोगों को ये बताना बंद कर दो कि मुझे अडॉप्ट करा गया था, क्योंकि इन बातों से मेरी इमेज खराब हो रही है, जिस वजह से मुझे यहाँ फिर तुमको रोकने के लिए आना पड़ा। तो तब इंजू का बुरी तरह दिल टूट गया अपनी सगी बहन से ऐसी बातें सुनकर। फिर संजू ने इंजू को एक होटल का कार्ड दिया कि मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, इसलिए अगर तुम्हें मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो तुम मेरे जाने से पहले मुझसे मिल सकती हो, क्योंकि ना चाहते हुए ही सही लेकिन मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशन तो है ही, इसलिए उस रिश्ते के नाते ही मैं तुम्हारी इस गरीबी में थोड़ी मदद करवा दूंगी, वो भी बस एक बार, फिर हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो तब ये बातें सुनकर इंजू का और बुरी तरह दिल टूट जाता है। वो कहती है कि मैं कोई गरीब लाचार नहीं हूँ जो मतलब से तुमसे मिलना चाहती थी, मैं तो बस बहन होने के नाते तुमसे मिलना चाहती थी, क्योंकि मेरा अब इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और रही बात हेल्प की, तो वो घर जो पहले हमारा हुआ करता था उसे मैंने खरीद लिया है, जहाँ कल मैं शिफ्ट कर लूंगी, इसलिए मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं, बल्कि तुम मेरे पास आ सकती हो अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हो, क्योंकि मैं भी एक बार तुम्हारी हेल्प कर ही सकती हूँ। और फिर तभी गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई, जबकि संजू को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब रात में हम देखते हैं कि इंजू जब घर की सफाई कर रही थी तो वो संजू की बातों को याद करके काफी ज्यादा रोने लगी कि मैं तो सिर्फ अपनी बहन को वापस चाहती थी, यानी मुझे उससे कोई पैसों का लालच नहीं था जो उसने मुझे ऐसा समझा। क्या वाकई अब इस दुनिया में मेरी कोई फैमिली नहीं रही है? तो तब बोरान इंजू को चुप करवाती है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां अब यहाँ इंजू के घर का सामान भी आने लगा था, इसलिए वो सब चीजों को सेट करवा रही थी। और जब बाहर आई बाहर की सेटिंग देखने के लिए कि तभी एक लेडी यहाँ आ जाती है और पूछती है कि भला तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। इंजू कहती है कि मैंने ये घर खरीदा है, इसलिए अब मैं यहाँ रहने आ चुकी हूँ। तो तब उन लेडी ने हैरानी के साथ बताया कि इस घर की ऑनर मैं हूँ और मैंने इस घर को बेचा नहीं है और ना ही बेचने के लिए रखा था। तो तब इंजू के होश उड़ गई ये बात सुनकर। वो जल्दी से भागती हुई मिस्टर कॉन्ग के ऑफिस गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, साथ ही उनका नंबर भी बंद आ रहा था। इसलिए इंजू बिलीव नहीं कर पाती है कि क्या सच में मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, एंड मिस्टर कॉन्ग जिन पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती थी वो क्या सच में मेरी अब तक की सारी सेविंग लेकर भाग गए हैं। इंजू ने जब पुलिस रिपोर्ट करवाई तो और बड़ा शॉकिंग ट्रूथ सामने आया कि मिस्टर कॉन्ग प्रो लेवल के फ्रॉड हैं, जो काफी लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं, जिनके बारे में अगर कुछ पता चलेगा तो पुलिस वाले इंजू को इन्फॉर्म कर देंगे। इसलिए इंजू बस सदमे में यहाँ पर बैठी रही कि उसके साथ ये क्या हो गया। दूसरी तरफ टाई जो सो रहा था उसको ड्रीम में एक लंबी सड़क और मून दिखाई देने लग जाता है, इसलिए टाई ने स्लिप वॉकिंग शुरू कर दी, यानी वो अपना गिटार लेकर नींद में ही बस चलने लगा। वो बाहर रोड पर आ जाता है, जहाँ उसके अकॉर्डिंग तो वो बस मून के पास जा रहा है, लेकिन वो सड़क पर चल रहा था। तो वहीं इंजू एक पार्क में बैठकर ड्रिंक करती है और भर भर के मिस्टर कॉन्ग को गालियां देती है और बस रोती ही जा रही थी कि क्या सच में मिस्टर कॉन्ग ने मुझसे सब छीन लिया है। कि तभी उसको म्यूजिक की आवाज आई, क्योंकि टाई भी वहां आ चुका था और वो गिटार बजा रहा था, इसलिए इंजू म्यूजिक सुनते सुनते रोते हुए वहीं पर सो गई। लेकिन जब वो सुबह उठी तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर में यहाँ पर सो कैसे सकती हूँ। इसलिए जब बॉटल्स उठाकर यहाँ से जा रही थी कि तभी उसने देखा कि वो लड़का जो रात को गिटार बजा रहा था वो भी यहीं पर सो गया था। इसलिए इंजू को उस पर तरस आने लगा, और अब क्योंकि वो किसी भी के पॉप बैंड की फैन नहीं है इसलिए वो टाई को भी नहीं जानती थी। इंजू टाई को उठाने लगती है कि तुमको अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिक पार्क है जहाँ तुम सो नहीं सकते हो। लेकिन अचानक इंजू को ऐसा फील हुआ कि कहीं ये मर तो नहीं गया, इसलिए जब वो उसके क्लोज आकर उसकी सांसों को चेक कर रही थी कि तभी टाई उठ गया और उसने इंजू को दूर गिरा दिया था। फिर वो चिल्लाकर कहने लगा कि आखिर तुम कौन हो और मेरे रूम में कैसे आई। इंजू कहती है कि रूम? क्या तुम पागल हो गए हो? यानी कि ये एक पार्क है, तुम्हारा रूम नहीं। तो तब टाई और ज्यादा परेशान होने लगा कि आखिर मैं यहाँ कैसे आया और मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। तो तब इंजू उसकी ऐसी हरकतों को हैरानी से देख रही थी, और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।
सो अभी तक हमने देखा कि इंजू जब टाई की सांसें चेक करने जाती है कि कहीं ये मर तो नहीं गया, लेकिन तभी टाई उठा और वो इंजू को देखकर उसे धक्का मार देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर गई। टाई पूछने लगा कि तुम कौन हो और आखिर मेरे कमरे में आई कैसे? तो तब इंजू कहती है कि क्या तुम पागल हो जो ये जगह तुम्हें अपना रूम लग रही है? तो तब टाई हैरानी से सब जगह देखने लग जाता है और सोचता है कि भला मैं यहाँ कैसे आया, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। तो तब टाई की ऐसी हरकतों की वजह से इंजू को वो काफी ज्यादा अजीब लगने लगा। टाई को लगा कि कहीं इस लड़की ने मेरी फोटो या वीडियो तो नहीं बना ली, इसलिए वो इंजू से उसका मोबाइल मांगता है, जो ऑफ कोर्स इंजू देने से मना कर देती है। तो टाई मोबाइल छीनकर इधर से उधर भागने लगा, जिसका इंजू ने पीछा करा कि प्लीज मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दो, तुम पागल हो क्या? लेकिन टाई मान नहीं रहा था। इंजू की ओवर ड्रिंक करने की वजह से थोड़ी थोड़ी तबीयत भी खराब होने लग जाती है और फिर जब टाई ने देख लिया कि मोबाइल में उसकी कोई फोटो नहीं है, इसलिए वो इंजू को उसका मोबाइल वापस दे देता है। इंजू टाई को काफी कुछ सुनाती है कि तभी अचानक इंजू की तबीयत खराब होने लगी। वो खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाई और फिर डायरेक्ट उसने टाई पर वॉमिट कर दी, जो बात टाई के लिए इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि पहले तो वो फ्रीज रह गया और उसे भी वॉमिट आने लगी थी, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल करके वो बहुत जोर से इंजू पर चिल्लाता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जो शोर सुनकर टाई की फैन गर्ल्स उसे देख लेती हैं कि ये तो सुपरस्टार टाई है ना, पर ये यहाँ हॉस्पिटल के कपड़ों में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए टाई को जल्दी से यहाँ से भागना पड़ता है और देखते ही देखते ये भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई जो सब टाई का पीछा कर रहे थे। इसलिए ये बात ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि टाई के साथ कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है जो वो सड़कों पर इस तरह घूम रहा है। जब ये आर्टिकल इंजू ने देखा तो वो हैरानी से कहने लगी कि अच्छा तो ये कोई आइडल है लूना नाम के बैंड का, पर ये नाम मुझे सुना सुना से क्यों लग रहा है। और फिर उसे याद आता है कि यही वो उस रात वाला आइडल भी है जिसने डिलीवरी बॉय के कपड़े पहन रखे थे। इसलिए इंजू सोचने लगी कि आखिर इस आइडल की प्रॉब्लम क्या है जो ये सड़कों पर बस अपने फैंस से भागता रहता है। तो वहीं डॉक्टर ने मिस्टर मून को वीडियो दिखाई जिसमें टाई कैसे अकेले चलते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया था, जिसको बिल्कुल भी कुछ होश नहीं था। इसलिए मिस्टर मून हैरान हो जाते हैं ये देखकर और टाई बस बार बार अपने पैरों को देख रहा था। डॉक्टर कहती हैं कि इसे नींद में चलने वाली बीमारी कहते हैं जो इन्हें किसी बड़े स्ट्रेस को लेने की वजह से हुई है। और फिर वो टाई से पूछती हैं कि क्या टाई इससे पहले भी कभी नींद में चला है। तो तब टाई याद करता है कि हाँ ऐसा उसके साथ बचपन में भी हुआ था, लेकिन उसने डॉक्टर से झूठ कह दिया कि नहीं ये फर्स्ट टाइम है। फिर जब टाई यहाँ से चला गया अपने असिस्टेंट के साथ तो तब मिस्टर मून को रिपोर्टर्स की कॉल आने लगी जिनसे वो झूठ कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं टाई एकदम ठीक है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस एक्टिंग सीख रहा है ना इसलिए हॉस्पिटल के कपड़ों में बाहर चला गया था। और फिर उन्होंने और भी कई सारे झूठ बोले। फिर वो परेशान होकर डॉक्टर के पास अंदर आते हैं कि अब भला क्या करा जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो लूना बैंड की रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगी। तो तब डॉक्टर इन हाउस डॉक्टर सजेस्ट करती हैं जो घर में रहकर टाई का इलाज कर सके और उसकी स्लिप वॉकिंग की प्रॉब्लम को रोक सके। फिर उन्होंने और किसी का नहीं इंजू की यूएस वाली ट्विन सिस्टर यानी संजू का नाम सजेस्ट करा कि मिस संजू प्राइवेट स्लिप ट्रीटमेंट के लिए काफी फेमस हैं। वो काफी बड़े बड़े वीआईपीज और सेलिब्रिटीज का ट्रीटमेंट करती हैं और अभी वो कोरिया आई हुई हैं, इसलिए मैं आपकी उनसे मीटिंग फिक्स करवा दूंगी। तो तब मिस्टर मून काफी ज्यादा खुश हो गए कि हाँ आप प्लीज ऐसा कर दो। लेकिन जब टाई को इस बारे में पता चला तो वो साफ मना कर देता है कि मैं ऑलरेडी अपने टीममेट से इतना ज्यादा परेशान हूँ, ऊपर से मैं एक डॉक्टर के साथ नहीं रह सकता। मिस्टर मून कहते हैं कि वो कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसके लिए लाइन लगा कर रखते हैं जैसे एंजेलिना जॉली, अरियाना ग्रांडे और एलॉन मस्क, बट टाई तब भी नहीं मानता। तो मिस्टर मून कहते हैं कि ठीक है जाओ रोज रात स्लिप वॉकिंग करो और फिर सड़कों पर पड़े रहना। टाई कहता है कि मैं बस अपने बैंड को बचाना चाहता हूँ, इसलिए मेरे लिए मेरी बीमारी नहीं बल्कि न्यू सॉन्ग बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तब मिस्टर मून चुप हो गए, पर उन्हें टाई की काफी ज्यादा फिक्र भी थी। तो वही इंजू अब अपनी बेस्ट फ्रेंड बोरान से मिलने जा रही होती है। जब वो कैफे के बाहर आई तो देखती है कि बोरान कुछ अजीब इशारे कर रही है। इंजू को कुछ समझ नहीं आता कि अब आखिर इससे क्या हो गया। तो तब बोरान काफी जोर से चिल्लाई कि इंजू भाग। तो तब पता चला कि दो गैंगस्टर्स इंजू को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो इंजू को ढूंढने बोरान के पास आए हुए थे। इंजू भागना शुरू कर देती है जबकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये दोनों मेरा पीछा कर क्यों रहे हैं, इसलिए फिलहाल वो बस भागती ही गई। फिर मौका देखकर एक जगह छुप गई एंड वो दोनों गैंगस्टर्स आगे निकल गए। पर वो वापस आते हैं चेक करने के लिए, पर जब उन्हें इंजू नहीं मिली तो वो यहाँ से चले गए।
इंजू बोरान को कॉल करके पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो तब बोरान ने मिस्टर कॉन्ग को गालियां देते हुए बताया कि वो आदमी सिर्फ तुम्हारे पैसे लेकर नहीं भागा, बल्कि तुम्हारे नाम पर 100 मिलियन वॉन का प्राइवेट लोन भी लेकर भागा है, जो उसने बैंक से नहीं बल्कि इन गैंगस्टर से लिया था। इसलिए इन गैंगस्टर्स को तुम्हारे बारे में सब पता है, यहाँ तक कि मेरे बारे में भी पता है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो तब बोरान के होश उड़ गए इन बातों को सुनकर। फिर वो याद करती है कि हाँ, मैंने ही मिस्टर कॉन्ग के मांगने पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एंड अपनी स्टैंप तक उन्हें दे दी थी। इसलिए इंजू को खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि आखिर मैं इतनी बेवकूफ हो कैसे सकती हूँ, जिसके पास ऑलरेडी कुछ नहीं बचा था और अब ऊपर से 100 मिलियन वॉन भी देने होंगे। इसलिए वो हान रिवर के पास आ गई, ये सोचते हुए कि क्या मुझे यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देनी चाहिए। तो तब एक आदमी, जो वो भी सुसाइड करने आया हुआ था, वो बोला कि तुम भी सब हार चुकी हो क्या मेरी तरह, पर फिर भी तुम मुझसे ज्यादा नहीं हारी होंगी। और फिर दिखाता है कि कैसे उसकी हजारों मिलियन वॉन की इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है। इसलिए इंजू के होश उड़ गए। ये देखकर वो उस आदमी के लिए रोना शुरू कर देती है, बट वो आदमी कहता है कि कोई नहीं, हम दोनों को हार नहीं माननी चाहिए। और फिर इमोशनल स्पीच देने के बाद वो यहाँ से चला गया। तो तब इंजू मरने का प्लान तो कैंसिल कर देती है और अपनी बहन के दिए हुए कार्ड को देखकर उसकी बात को याद करने लगी कि अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझसे मिलने आ जाना, मैं एक बार तुम्हारी हेल्प करा दूंगी। इसलिए इंजू ने संजू से मिलने का डिसाइड करा। तो वही हमें टाई दिखाया गया, जो कि मेडिटेशन की वीडियो लगाकर खुद को फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ बार बार उसे ये रिपीट करना था कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। लेकिन ये रिपीट करते हुए उसे बार बार इंजू याद आने लगी कि कैसे पहले उसने मुझे उठाया और फिर मेरे ऊपर अपनी गंदी वॉमिट कर दी। इसलिए टाई का सब्र टूट गया और वो चिल्लाकर बोला कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस अजीब लड़की पर, इसलिए मैं शांत नहीं रह सकता हूँ और मैं उस लड़की को जान से मारना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मेरी रोड पर इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई। तो वही इंजू अब और कोई रास्ता नहीं होने की वजह से एक काफी बड़े होटल के बाहर आ जाती है, जहाँ संजू रुकी हुई थी। वो यहाँ अंदर आकर रिसेप्शनिस्ट से बस इतना ही कहती है कि मैं डॉक्टर कांग संजू, के तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अच्छा आप आ गई, आपको 34th फ्लोर के वीआईपी रूम में जाना है। तो तब इंजू को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर जब वो उस वीआईपी रूम में आई तो यहाँ मिस्टर मून उसी के आने का वेट कर रहे थे और कहते हैं कि डॉक्टर संजू, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं कब से आपका ही वेट कर रहा था। तो ये सुनकर इंजू समझ जाती है कि ये मुझे मेरी बहन समझ रहे हैं, इसलिए वो बताने की कोशिश करती है कि मैं वो नहीं हूँ। लेकिन मिस्टर मून उसकी नहीं सुनते और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उसे जबरदस्ती बिठाकर बताने लगे कि आपको मेरी तकलीफ का कोई आइडिया नहीं है, यानी मेरा जो टाई है वो बहुत बीमार है, उसको एक सीरियस बीमारी हो गई है, वो है नींद में चलने की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज उसका इलाज कर दो, इन हाउस डॉक्टर बनकर, यानी टाई के साथ उसके घर में रहकर, ताकि ये बात बाहर वालों को पता नहीं चल सके एंड ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाए। इंजू हैरान होती है और कहती है कि आप मेरी बात को सुन तो लो, आप मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन मिस्टर मून पीछे पड़ गए थे कि मैं कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ, 100 मिलियन वॉन, 200 मिलियन वॉन, यहाँ तक कि मैं ब्लैंक चेक भी दे दूंगा, बस आप टाई की इन हाउस डॉक्टर बन जाओ। तो तब इंजू के होश उड़ गए ये सुनकर कि क्या ब्लैंक चेक। तो वहीं टाई, जिसको जब उसका असिस्टेंट गलती से बता देता है कि मिस्टर मून तुम्हारे लिए डॉक्टर से बात करने गए हैं, तो टाई हैरान हुआ। फिर जब उसने संजू की प्रोफाइल देखी कि कैसे कैसे एक बहुत बड़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट है, तो तब टाई कहता है कि इसको मैंने कहीं तो देखा है। और फिर तभी उसको इंजू की वॉमिट याद आ गई और फिर वो प्रेजेंट में भी वॉमिट करने वाला था, लेकिन फिर रुक गया और गुस्से में तुरंत मिस्टर मून के पास जाने लगा कि मैं उस अजीब लड़की से किसी भी हाल में ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। इसलिए जब इंजू मना कर रही थी कि तभी टाई यहाँ आ गया, ये कहते हुए कि तुम होती कौन हो कुछ भी डिसाइड करने वाली, जबकि मैं खुद तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ और ना ही मुझे किसी से भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो तब इंजू ये सब सुनने के बाद कहती है कि लगता है आप दोनों को कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इसलिए वो तभी यहाँ से चली गई एंड मिस्टर मून को टाई ने रोक दिया था। इंजू बाहर आकर कहती है कि ये तो वही पार्क वाला पेशेंट था ना, अजीब आदमी कहीं का, जो फालतू में मुझ पर चिल्ला रहा था। तो वहीं टाई मिस्टर मून से साफ साफ कह देता है कि मुझे बिल्कुल भी कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। और क्या आपको पता है ये लड़की कौन है, यानी ये वही है जिसकी वजह से मेरे पार्क से भागते हुए आर्टिकल्स पोस्ट हुए थे। मिस्टर मून ये सुनकर हैरानी से कहते हैं कि इसका मतलब ऊपर वाला तुम्हें शुरू से मिलवा चुका है ताकि तुम इसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो।
तो तब टाई चिल्लाकर मना करता है कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो तब मिस्टर मून भी गुस्सा करने लगे कि तुम पहले स्टेज पर बेहोश हुए, फिर पार्क में पड़े मिले और अब आगे क्या करना चाह रहे हो? यानी अब जब तक कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हो जाता तुम्हें चैन नहीं आएगा क्या? तब जाकर तुम ट्रीटमेंट के लिए मानोगे क्या? इसलिए शांत दिमाग से मेरी बात को समझो और अपनी जिद को छोड़ दो। तो वहीं इंजू नीचे आकर बताती है कि मैं डॉक्टर संजू नहीं हूँ बल्कि मैं उनकी सिस्टर हूँ, इसलिए मुझे डॉक्टर संजू से मिलना है। तो तब रिसेप्शनिस्ट ने सॉरी करा कि आप दोनों सेम दिखती हो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन तभी दूसरा रिसेप्शनिस्ट बताता है कि डॉक्टर संजू अब यहाँ नहीं है, यानी वो तो जा चुकी हैं। तो तब इंजू के होश उड़ गए ये सुनकर कि क्या संजू वापस यूएस चली गई। तो वहीं अब हमें सीओ दिखाया गया जो कि एक बुक स्टोर में बैठकर नूडल्स खा रहा था। जब वहाँ के ऑनर आए तो वो सीओ से पूछते हैं कि तुम अपना इतना बड़ा घर छोड़कर यहाँ क्यों टाइम स्पेंड करने आते हो? तो तब सीओ कहता है कि इसलिए क्योंकि मुझे ये जगह काफी पसंद है, यहाँ काफी ज्यादा शांति और सुकून है। तो वहीं बाहर बारिश हो चुकी थी इसलिए इंजू भी इसी बुक स्टोर के बाहर आकर खड़ी हो गई। फिर वो बुक स्टोर को देखने लगी और अंदर चली गई। सीओ को जब पता चला कि कोई कस्टमर आ रहा है इसलिए उसने अपना फेस हाइड कर लिया एंड इंजू ये पूछकर अंदर चली गई कि क्या मैं यहाँ का राउंड लगा सकती हूँ? तो सीओ कहता है कि हाँ। फिर जब वो बुक्स को देख रही थी एंड सीओ भी यहीं आसपास था तो तब इंजू को बुक्स को देखकर अपना बचपन याद आने लगा कि कैसे मेरे फादर और मेरी बहन संजू को बुक्स रीड करना काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए फादर मुझे भी बुक रीड करके सुनाया करते थे और मैं काफी ज्यादा खुश हो जाया करती थी और मेरी बहन भी उस टाइम खुश रहा करती थी। इसलिए प्रेजेंट में इंजू कहती है कि ये जगह कितनी सुकून वाली है और किसी खास पर्सन की याद दिलाती है। तो तब सीओ ये सुन लेता है और इंजू को यहाँ वो फर्स्ट टाइम देखता है कि ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए पूछता है कि बुक्स से तुम्हें किसकी याद आती है? तो वो कहती है कि मेरे फादर की। मतलब बुक्स के आसपास रहकर ऐसा लगता है जैसे मैं अपने फादर के पास आ गई हूँ। तो तब सीओ को इंजू की ये बात काफी ज्यादा इमोशनल लगी। वो इंजू से बात करना चाहता था लेकिन तभी उसके पास उसके टीममेट्स का मैसेज आया कि जल्दी घर आओ, प्रॉब्लम हो गई है। तो इसलिए सीओ भी परेशान हो गया, पर जब वो टर्न हुआ तो उसे इंजू कहीं नहीं दिखती क्योंकि वो यहाँ से जा चुकी थी। सीओ बाहर भी उसे चेक करने आता है लेकिन अब क्योंकि बारिश रुक चुकी थी इसलिए इंजू यहाँ से चली गई थी। अब हमें लूना बैंड मेंबर्स के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग ये सुनकर शॉक थे कि मिस्टर मून एक इन हाउस डॉक्टर को लाना चाहते हैं जो इन सब के बीच रहेगी। गायोन कहता है कि मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ क्योंकि हम कोई मेड भी इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि फिर वो हमारी जासूसी करके हमारी फैंस को खबर पहुंचाती है। एंड जब लास्ट टाइम हमने किसी मेड को रखा था तो उसने कुछ मेरा सामान चुरा भी लिया था, यहाँ तक कि मेरी अंडरवेयर भी। तो तब लेसिन कहता है कि हाँ मैं भी इस फैसले के अगेंस्ट हूँ क्योंकि किसी लड़की के साथ रहना काफी अनकंफर्टेबल होगा। फिर यू चैन भी मना करने लगा तो तब टाई तो खुश हो गया कि देखो सब मना ही कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर मून समझाते हैं कि वो कोई तुम लोगों की फैन गर्ल नहीं है, बस एक डॉक्टर है। फिर सब सीओ से उसका फैसला पूछते हैं और सभी उसे घूरने लग जाते हैं कि वो क्या डिसाइड करता है। सीओ कहता है कि मेरा हाफ हाफ है, यानी मैं अगेंस्ट भी नहीं हूँ और पक्ष में भी नहीं हूँ क्योंकि टाई को इस टाइम जरूरत है एक अच्छे डॉक्टर की। तो तब मिस्टर मून चिल्लाने लगे कि वो कोई फ्राई चिकन नहीं है जो तुम हाफ हाफ कर रहे हो, सही से अपना डिसीजन बताओ। तो तब सीओ कहता है कि अब जब सब अगेंस्ट हैं तो मेरी भी ना है, इसलिए ये सुनकर सब काफी ज्यादा खुश हो गए। एंड यू चैन कहता है कि फैसला हो गया है कि कोई भी इन हाउस डॉक्टर यहाँ रहने नहीं आएगी और वैसे भी टाई कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, ये कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। और फिर सब अपने अपने रूम्स में चले गए जबकि बेचारे मिस्टर मून काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए सीओ उन्हें दिलासा देता है कि आप परेशान मत होइए, टाई को कुछ नहीं होगा। और हद से हद वो स्लिप वॉकिंग में कर भी क्या लेगा कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि बाहर तेज बारिश हो रही थी एंड सीओ जो फ्रिज से कुछ खाने का सामान लेने आया था कि तभी टाई नींद में चलता हुआ उसके क्लोज आ गया और कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है। सीओ शॉक होता है ये सुनकर और पूछता है कि मतलब आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? तो तब वो कहता है कि प्लीज लव मी बैक। जो सुनकर सीओ इतना ज्यादा डर गया कि उसके हाथ से पानी की बोतल भी नीचे गिर गई। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि इन सभी ने साफ मना कर दिया था कि हमारे साथ कोई भी डॉक्टर रहने नहीं आएगी एंड टाई का क्या है, ये तो खुद ही ठीक हो जाएगा मेडिसिन खाकर, बाकी अगर ये स्लिप वॉकिंग करेगा तो हम इसका ध्यान रख लेंगे। लेकिन जब रात हुई और सीओ फ्रिज से कुछ लेने आया कि तभी उसके पीछे टाई आकर खड़ा हो गया और नींद में कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है। सीओ पूछता है कि मतलब आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो तब वो कहता है कि प्लीज लव मी बैक। तो ये सुनकर सीओ के होश उड़ गए, यानी वो इतना ज्यादा हैरान हुआ कि वाटर बॉटल तक नीचे गिरा देता है।
दूसरी तरफ गायन जब नहा रहा था सॉन्ग सिंग करते हुए कि तभी नींद में चलते हुए टाई यहाँ भी आ गया और गायन की स्किन को रब करने लगा। गायन कहता है कि क्या तुम पागल हो, यानी ये क्या कर रहे हो, प्लीज रुक जाओ वरना मेरी स्किन छिल जाएगी। लेकिन टाई नहीं रुकता जब तक कि वो गायन की स्किन को रेड नहीं कर देता रब कर करके। तो वहीं लीसिन जब अपने रूम से बाहर आया तो उसको यहाँ भूतों की तरह टाई खड़ा दिखा, जिसको देखकर लीसिन की जान निकल गई क्योंकि टाई एकदम भूतों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। इसलिए लीसिन सदमे में नीचे बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि इसके अंदर कोई भूत आ गया है क्या। तो वहीं यूचेन जो कि सो रहा था उसको ड्रम समझकर टाई ने बजाना शुरू कर दिया। यूचेन चिल्लाता है कि अबे पागल, तेरा दिमाग खिसक गया है क्या। लेकिन टाई रुका नहीं और वो बस यूचेन को ड्रम स्टिक से मारता गया। यहाँ तक कि जैसे जैसे यूचेन जोर से चिल्ला रहा था वैसे वैसे टाई ने उसे मारने की स्पीड बढ़ा दी। यूचेन मदद के लिए बाकी सबको चिल्लाकर बुलाता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये ड्रामा कर रहा है, मुझे जानबूझकर मारने के लिए, क्योंकि मैं इससे बेहतर जो हूँ इसलिए ये मुझसे जलता है। तो तब बाकी सब जैसे तैसे टाई को खींचकर अपने साथ लेकर जाते हैं। अब ये लोग असिस्टेंट को टाई के रूम के बाहर बिठा देते हैं ताकि असिस्टेंट टाई को रोक सके। लेकिन जब असिस्टेंट सो गया और टाई नींद में चलता हुआ बाहर आया तो यहाँ वो काफी बुरी तरह असिस्टेंट के हाथ पर चढ़ जाता है, जिस वजह से असिस्टेंट की जान निकल गई और वो जोर से चिल्लाने लगे। तो तब टाई की नींद खुल गई और वो असिस्टेंट से हैरानी से पूछता है कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब परेशान होकर मिस्टर मून से मिलते हैं क्योंकि इन सबको समझ आ चुका था कि टाई को सच में एक डॉक्टर की जरूरत है वरना हमें ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए सब ने बारी बारी से अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी। सीओ कहता है कि सबसे बुरा हाल मेरे साथ हुआ है क्योंकि वो मुझे आई लव यू बोल रहा था। तो तब ये सुनकर बाकी सब भी काफी ज्यादा शॉक हुए। मिस्टर मून कहते हैं कि लेकिन तुम सभी तो इन हाउस डॉक्टर के अगेंस्ट थे। तो तब ये सब एक साथ कहने लगे कि नहीं नहीं, अब हम पूरे सपोर्ट में हैं कि टाई के लिए इन हाउस डॉक्टर आनी ही चाहिए। तो तब मिस्टर मून काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे जोश के साथ असिस्टेंट से कहते हैं कि डॉक्टर संजू को कॉल करी जाए। लेकिन असिस्टेंट के पास संजू का नंबर नहीं था। तो वहीं इंजू मिस्टर कॉन्ग के ऑफिस में आई हुई होती है यहाँ सर्चिंग करने के लिए कि कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे पता चल सके कि आखिर मिस्टर कॉन्ग पैसे लेकर कहाँ भागे हैं। लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी तो बाहर उसको वही गैंगस्टर मिल गया जो उस दिन उसका पीछा कर रहा था। इंजू पहले तो अनजान बनकर यहाँ से जाने लगती है लेकिन यहाँ दूसरा वाला गैंगस्टर भी था जो देखकर इंजू की बुरी हालत हो गई। इसलिए दोनों इंजू को किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में इंजू की जब आंख खुलती है तो उसने देखा कि एक गैंगस्टर आंख खोलकर सो रहा है तो वहीं दूसरा वाला गैंगस्टर फीमेल के-पॉप सॉन्ग्स पर डांस कर रहा है। साथ ही ये जगह भी काफी ज्यादा अजीब थी। इसलिए इंजू परेशान हो गई और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी। इसलिए इंजू की चेयर को ऊपर उठाकर उसे उठाया गया। फिर ये दोनों गैंगस्टर इंजू से बात करते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हारे नाम से 100 मिलियन वॉन का लोन लिया गया है, लेकिन अब क्योंकि इस पर 30% इंटरेस्ट बढ़ चुका है जो बहुत टाइम से दिया नहीं गया, प्लस हम अब भी तुमको ये पैसे वापस करने के पूरे 3 मंथ्स देंगे, इसलिए अब तुम्हें हमें पूरे 200 मिलियन वॉन वापस करने होंगे। इंजू उन दोनों को काफी कुछ बकने लग जाती है तो तब वो उसका मुंह खोल देते हैं। इंजू ने बताया कि ये पैसे मैंने नहीं लिए बल्कि मिस्टर कॉन्ग मेरे नाम से पैसे लेकर भागे हैं। तो तब गैंगस्टर गुस्से से कहने लगा कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हारी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बस अपने पैसों से मतलब है। और फिर एक पर्सन की तरफ इशारा करते हैं जिसको इन लोगों ने एक चीज के अंदर बांध रखा था, जो बेचारा चिल्ला रहा था। इसलिए ये देखकर इंजू डर गई। फिर उस गैंगस्टर ने बताया कि एक तो इस आदमी ने पैसे वापस नहीं करे थे, ऊपर से पुलिस के पास हमारी कंप्लेंट करने चला गया था, इसलिए अब हम इसे बोट में डालकर समुंदर में फेंकने जा रहे हैं। अगर तुम भी पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा, इसलिए सिर्फ 3 महीने हैं तुम्हारे पास, कहीं से भी पैसे लाकर दो वरना मारी जाओगी। तो तब इंजू काफी ज्यादा डर जाती है और समझ जाती है कि उसके साथ सिर्फ फ्रॉड ही नहीं हुआ है बल्कि उसकी जान भी खतरे में है, उसकी जान भी खतरे में है। अब उन दोनों ने इंजू को जाने दिया तो तब वो बस यही सोच रही थी कि वो कहाँ से 200 मिलियन वॉन लाकर देगी कि तभी उसकी नजर टाई के फोटो पर पड़ी, जो देखकर उसको मिस्टर मून की बात याद आ गई जो कह रहे थे कि तुम बस टाई का ट्रीटमेंट कर दो, बदले में मैं तुमको 100 या फिर 200 मिलियन वॉन दे दूंगा। अगर ये कम लग रहे हैं तो मैं तुम्हें ब्लैंक चेक तक दे दूंगा, बस टाई को कैसे भी करके ठीक कर दो। तो तब इंजू यहाँ खुद के अंदर संजू को देखने लग जाती है और सोचती है कि क्या मुझे संजू बनकर यह गलत कदम उठा लेना चाहिए। पर अब क्योंकि इंजू के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मिस्टर मून का दिया हुआ कार्ड निकालती है और उनसे संजू बनकर बात करने लग जाती है कि मैं रेडी हूँ सुपरस्टार टाई का ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर वो एक कैफे में बैठी और यहाँ अपनी बहन की कुछ वीडियोस देखने लगी।
ताकि स्लिप वॉकिंग ट्रीटमेंट के बारे में जान सके। लेकिन अब क्योंकि वीडियोस इंग्लिश में थी इसलिए इंजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। वो फिर उस वॉमिट वाले मोमेंट को याद करती है और परेशान होकर कहती है कि दुनिया में इतने लोग थे, मुझे क्या इसी लड़के पर वॉमिट करनी थी जिससे मुझे काम निकालना है। और फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी कि मैं काफ़ी ज़्यादा अनलकी हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वो लूना बैंड मेंबर्स के घर के बाहर आ जाती है और खुद से कहती है कि अब से मैं इंजू नहीं बल्कि डॉक्टर संजू हूँ और मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ डॉक्टर बनकर रहने का ड्रामा करना ही होगा। तो वहीं अंदर गायन चिड़ा हुआ होता है कि भला उस डॉक्टर के लिए मेरा रूम खाली क्यों कराया जा रहा है, यानी उस डॉक्टर को किसी और का रूम भी रहने के लिए दे सकते थे। तो तब यूचेन कहता है कि तू अकेला परेशान नहीं हुआ है बल्कि मैं भी हुआ हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने रूम में तुझको भी रखना होगा। ली सेन कहता है कि हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा रूम तुम्हारे पास है। तो तब यूचेन चिढ़ने लगा। तो वहीं बाहर इंजू को मिस्टर मून अंदर लेकर जाने लगते हैं, ये बताते हुए कि जब हमें पता चला कि आप कोरिया से जा चुकी हो तो हम आपके यूएस वाले नंबर पर कॉल करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आपने हमें कॉल कर दी। तो तब इंजू हैरान हुई कि इसका मतलब मेरा लक चल गया है कि मैंने इनसे पहले कांटेक्ट कर लिया, वरना ये संजू से बात कर लेते। वेल इंजू जब घर देखती है तो उसको वो काफी ज्यादा पसंद आया कि वाव ये कितना बड़ा है। तो तब मिस्टर मून बताने लगे कि आपको तो पता ही होगा कि लूना बैंड पूरे वर्ल्ड में कितना फेमस हो चुका है, इसलिए मैंने अपने बैंड मेंबर्स के लिए सबसे बेस्ट हाउस चूज करा और यहाँ काफी ज्यादा शांति भी है। साथ ही यहाँ मिस्टर मून थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि इंजू के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा रख सके। लेकिन इंजू को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूछती है कि मेरे यहाँ आने से बैंड मेंबर्स अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करेंगे। तो तब मिस्टर मून बोले कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सब काफी स्वीट बॉयज हैं, आपको बस टाइप पर 24 आवर्स नजर रखनी होगी और उससे एकदम ग्लू की तरह चिपक कर रहना है। इंजू कहती है कि क्या ग्लू की तरह? चलो ठीक है, आप फिक्र मत करिए, मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर पूछती है कि वैसे ये सभी बॉयज आपस में मिलजुल कर रहते हैं ना? तो तब मिस्टर मून थोड़ा हिचकिचाने लगे, फिर झूठ कहते हैं कि हाँ इन बॉयज में एकदम सगे भाइयों जैसा प्यार है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। एक्चुअली मिस्टर मून ने झूठ इसलिए बोला है क्योंकि अब वो क्या ही बताते कि ये लोग जो रियल में दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपस में बस लड़ते ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने झूठ कह दिया। तो वही गायन जब अपनी फिश को भी यूचेन के रूम में लेकर जा रहा था कि तभी यूचेन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और ये दोनों ही हार नहीं मान रहे थे। फिर जब जैसी मिस्टर मून यहाँ आए तो इन दोनों ने गलती से सारा पानी उनके ऊपर फेंक दिया। मिस्टर मून को पहले तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर जैसे तैसे उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करा और बोले कि मुझे आज भी तुम दोनों शरारत करते हुए ही मिले हो। तो तब गायन जल्दी से यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब सीओ यहाँ आया तो वो इंजू को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही बुक स्टोर वाली लड़की है जिससे मैं बात नहीं कर पाया था। वेल अब हम देखते हैं कि यूचेन और गायन ने मिलकर फ्लोर क्लीन करा। फिर जब ये दोनों भी सबके साथ आकर बैठ गए तो इंजू अपना इंट्रोडक्शन देती है। मिस्टर मून बोले कि आपको इन सब पर कभी कभी काफ़ी गुस्सा आ सकता है, लेकिन प्लीज इन सबको मेरे खातिर माफ कर देना क्योंकि ये सब मेरे बच्चों की तरह हैं। और फिर पूछते हैं कि भला ये टाई कहाँ है? सीओ ने बताया कि वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रहा है, शायद वो सो रहा होगा। तो तब यूचेन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारे इन हाउस डॉक्टर वाले डिसीजन से नाराज है इसलिए बाहर नहीं आ रहा है। तो वहीं अब हम टाई को देखते हैं जो कि संजू की वीडियोस देख रहा होता है। फिर कहने लगा कि जो सब ये स्लिप वॉकिंग के बारे में बता रही है वो सब ऑलरेडी मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये यहाँ रहने आ चुकी है तो अब मैं इससे बदला लूंगा, इससे डबल हार्ड वर्क करा के। तो वहीं मिस्टर मून अब यहाँ से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले वो यूचेन और गायों को स्पेशली वार्न कर जाते हैं कि डॉक्टर संजू के साथ इंसानों की तरह रहना वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी यहाँ से चले गए। बाद में यूचेन इंजू को सॉरी करता है पानी वाले इंसिडेंट के लिए, तो तब वो कहती है इट्स ओके। और फिर ली सेन इंजू को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो तब इंजू उसे देखती ही रह गई कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर उसकी कुछ बातें बताई गई कि ये लड़कियों के दिल पर राज करता है। यूचेन ने भी इंजू को अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो तब इंजू को वो भी अच्छा लगा। फिर जब गायोन इंजू को हेलो करता है तो तब इंजू देखती है कि ये भी काफी ज्यादा हैंडसम है। फिर सीओ अपने बारे में बताता है और कहता है कि अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो तब इंजू को वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए इंजू मन ही मन बोली कि ये सब सेलिब्रिटीज कितने डाउन टू अर्थ हैं। पर जब टाई अपने रूम से बाहर आया और इंजू उसे देखकर हेलो करने लगी
लगी तो तब टाई इंजू को ऐसे इग्नोर करता हुआ गया जैसे इंजू का कोई वजूद ही नहीं हो। और फिर टाई के बारे में बताया गया कि ये बहुत ज्यादा घमंडी और रूड है जो खुद को दुनिया का बेस्ट सिंगर मानता है। इंजू उससे वापस से बात करने की कोशिश करती है कि हम साथ में अच्छे से रहेंगे, लेकिन टाई तब भी मुंह बनाता हुआ यहाँ से चला गया। इसलिए इंजू को इंसल्टेड फील हुआ। वो पूछती है कि मुझे मेरा रूम बता दो, तो तब गायोन उसको अपने रूम में ले आता है और वार्न करता है कि तुम्हें इसे बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है, ना ही उसे ओपन करना है, ना ही तुम ये प्ले करोगी और ना ही तुम इसे टच करोगी। इंजू कहती है कि तो फिर ये मेरा रूम कैसे हुआ? तो तब वो कहता है कि ये रूम मेरा है, बस अपने भाई टाई की वजह से मैं तुमको ये 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। और फिर तभी यहाँ से चला गया क्योंकि इंजू यहाँ टाई का ट्रीटमेंट करने के लिए बस 1 मंथ के लिए आई है। इंजू को काफी अजीब फील हो रहा होता है, इसलिए वो बाहर का राउंड लगाने चली गई और यहाँ की हर एक चीज को काफी ध्यान से देखने लगी कि ये सब कितने ज्यादा फेमस है, इन्होंने कितना कुछ अचीव कर रखा है। पर मैं किसी भी आइडल को इसलिए नहीं जानती थी क्योंकि शुरू से मैं बस अपनी पार्ट टाइम जॉब्स में बिजी रही हूँ, इसलिए मुझे लूना बैंड के बारे में पता नहीं था। तो वहीं टाई बुक रीड करके अलग अलग तरीके ट्राई कर रहा था स्लिप वॉकिंग को खत्म करने के, जहाँ जब उसने लेमन जूस पिया तो यहाँ उसकी बुरी हालत हो गई। फिर जब वो बाहर आया तो उसको इंजू दिखी, जिसे देखकर वो जा ही रहा था, लेकिन इंजू ने उसे रोका और पार्क वाले सीन के लिए सॉरी करती है और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन टाई जोर से डोर पटक के बंद कर देता है। फिर कहने लगा कि तुमको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से सब भूल जाऊंगा? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि मिस्टर मून मेरी बहुत फिक्र करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ 1 महीने के लिए रहने दे रहा हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर कि तुम यहाँ ऐसे रहोगी जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, यानी ना ही तुम मुझसे बात करोगी और ना ही मुझे परेशान करोगी। बस ऐसा करती जाओ जैसे तुम अपनी यहाँ रहकर जॉब कर रही हो, लेकिन करना तुम्हें कुछ नहीं है, वरना मैं 10 तरीके निकाल कर तुम्हें यहाँ से बाहर करा दूंगा। तो तब इंजू टाई को बस देखती ही रह गई कि ये कितना ज्यादा रूड है। फिर स्टेयर्स पर आकर कहती है कि घमंडी कहीं का, पता नहीं खुद को समझ क्या रहा है, यानी अगर ये चाहता है कि मैं कुछ नहीं करूँ तो ये तो मेरे लिए और अच्छी बात हुई ना। और जब जाने लगी कि तभी लेसिन सामने आ गया। इंजू थोड़ा नर्वस हो जाती है क्योंकि वो जिस साइड से जा रही थी लेसिन भी उसी साइड आता जा रहा था, जो सब इंजू को काफी क्यूट लगा, लेकिन लेसिन इंजू को पकड़कर उसे साइड में धक्का दे देता है। तो तब इंजू के होश उड़ गए कि ये भी एक नंबर का बदतमीज निकला, मतलब ये लोग बस दुनिया के सामने अच्छे बनकर दिखाते हैं पर रियल में है नहीं। फिर जब नीचे आई तो तब गायोन जो कि इंग्लिश लाइन रीड कर रहा होता है, वो इंजू को रोककर उससे बोला कि तुम यूएस से आई हो ना, तो जरूर तुम इंग्लिश में फ्लुएंट होंगी। इंजू घबरा गई कि अब बस क्या ही बताए कि उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, मगर वो झूठ कह देती है कि ऑफ कोर्स मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ। तो तब गायोन उससे एक लाइन सही से प्रोनाउंस करने के लिए कहने लगता है, जो कि इंजू से रीड तक नहीं हो रही होती है। इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा गई कि अब मैं क्या करूं, यानी कहीं अब मेरा झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि पहले टाई इंजू के साथ बदतमीजी करता है, फिर लेसिन इंजू को साइड में धक्का दे देता है और फिर बाद में गायोन इंजू को रोकता है और इंग्लिश की लाइन पूछने लगा, तुम तो यूएस आई हो ना, तो तुम इंग्लिश में बहुत अच्छी होंगी, इसलिए तुम मुझे इस लाइन को प्रोनाउंस करके बता दो। इंजू की जान निकल गई ये सुनकर, क्योंकि उसे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो काफी दिमाग चलाने के बाद गायोन से कहती है कि पहले तुम इस लाइन को रीड करके सुनाओ। तो तब गायोन सॉन्ग की लाइन रीड करने लगा, पर वो काफी अटक भी रहा था, लेकिन इंजू कहती है कि वाओ अमेजिंग एंड परफेक्ट, यानी तुमने तो बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोली है, एकदम परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो तब गायोन इंजू को हैरानी से देखने लगा और ये कहते हुए चला गया कि तुम मिस्टर मून से भी ज्यादा अजीब हो। तो तब इंजू एम्बैरेसिंग फील तो करती है, पर अब बस वो कर भी कह सकती थी, इसलिए जब चैन से पानी पी रही थी कि चलो मैं बच गई, कि तभी वहाँ यूचेन आ गया और कहने लगा कि मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आप यूएस में कहाँ रहती थी। इंजू सोचकर बताती है कि एलए में। तो तब यूचेन बोला कि अच्छा वहाँ, यानी वहाँ तो हमने लास्ट ईयर अपना कॉन्सर्ट करा था, इसलिए तुम मुझे सही से अपना एड्रेस बताओ। और फिर वहाँ की फेमस जगहों का नाम लेने लगता है कि क्या आपने वो सब देखी हैं। इंजू कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ और अब मुझे जाने दो, अभी भी मुझे काम है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता और कहता है कि क्या आपकी पूरी फैमिली एलए में रहती है, एंड वहाँ जो फेमस हॉस्पिटल है उसका क्या नाम है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। इंजू और ज्यादा नर्वस हो जाती है कि भला कौन से हॉस्पिटल का नाम लूं, लेकिन यूचैन खुद ही कहता है कि हाँ याद आ गया।
मियोन हॉस्पिटल, क्या आपने वहाँ काम करा है और आप डर्मालॉजिस्ट क्यों नहीं बनी, क्योंकि उसमें ज्यादा कमाई होती है। और बस फिर वो नॉन स्टॉप इंजू से काफी सारे क्वेश्चंस करता जाता है, क्योंकि उसे बातें मिलाने की आदत है। इसलिए सीओ ने उसे आकर चुप कराया और यहाँ से जाने के लिए कहता है कि जाओ लाइव स्ट्रीम पर अपने फैंस का दिमाग खाओ, डॉक्टर संजू को परेशान मत करो। तो तब वो चला गया एंड सीओ ने काफी प्यार से इंजू को नूडल्स बनाकर दिए, जो इंजू को बहुत पसंद आते हैं। इसलिए वो खुश हो जाती है और उसको खुश देखकर सीओ भी खुश था। फिर जब इंजू रूम में आई तो उसे मिस्टर मून का मैसेज आता है, जो कि पूछने लगे कि सब कैसा चल रहा है। तो तब इंजू परेशान हो गई कि अब भला मैं इन्हें क्या बताऊं। और फिर वो मिस्टर मून के साथ हुए 1 मंथ ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगी, जिसमें लिखा था कि 10 मिलियन वॉन वो एडवांस में दे रहे हैं, लेकिन बाकी के 19 मिलियन वॉन मंथ की लास्ट में देंगे। इसलिए इंजू कहती है कि 100 मिलियन वॉन तो अरेंज हो गए हैं, लेकिन अब इंटरेस्ट के 100 मिलियन और मुझे कहीं से अरेंज करने होंगे। इसलिए यही सोचकर वो परेशान हो जाती है। तो वहीं टाई सॉन्ग बनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अब भी एक मास्टरपीस नहीं बना पा रहा था। तो वहीं उसके रूम के बाहर इंजू टेंट लगाने लगी कि अब ट्रीटमेंट के नाम पर मुझे कुछ तो करना ही होगा। इसलिए टाई बाहर आकर पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी जब तुम स्लिप वॉकिंग करोगे। तो तब टाई कहता है कि क्या तुम इस तरह अपने पेशेंट्स का इलाज करती हो। तो इंजू कहती है कि जब तुम स्लिप वॉकिंग करोगे तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी, इसलिए तुम ज्यादा फिक्र मत करो। तो तब टाई मुंह बनाकर अंदर चला गया। फिर बस होना क्या था, इंजू पूरी रात बाहर बैठती है और टाई पूरी रात सॉन्ग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे सॉन्ग बनता ही नहीं। जब वो बाहर आया तो देखता है कि इंजू उसके लिए अभी तक उठी हुई है। तो वहीं रात से सुबह हो जाती है, लेकिन टाई पूरी रात सोया नहीं था। फिर जब मॉर्निंग हुई तो मिस्टर मून का मैसेज आया। वो पूछते हैं कि सब कैसा चल रहा है और क्या टाई ठीक है। तो तब इंजू देखती है कि आज रात तो टाई उठा ही नहीं। फिर दूसरी रात आई जहाँ भी इंजू पूरी कोशिश करती है रात में जागने की, लेकिन इस रात भी टाई नहीं सोता और रोज सुबह की तरह मिस्टर मून मैसेज पर अपडेट लेते हैं। फिर तीसरी रात आई और इंजू ने जागे रहने के चक्कर में अपनी आंखें बंद कर ली, इसलिए वो परेशान होती है। पर आज भी टाई स्लिप वॉकिंग नहीं करता, क्योंकि टाई को हमेशा 3 रात जागने के बाद स्लिप वॉकिंग होती है। इसलिए अब इंजू परेशान आ चुकी थी, क्योंकि वो भी टाई की वजह से 3 रातों से सोई नहीं थी। कि तभी गायोन यहाँ आया, जो कि इंजू को ऐसे देखकर डर गया और कहने लगा कि क्या तुम कोई गुंडी हो जो मुझे बिना कपड़ों के देख रही हो। और फिर इंजू को ठरकी कहते हुए वो भागकर चला गया। इसलिए इंजू समझ नहीं पाई कि भला ये सूखा खुद को समझ क्या रहा है जो ये मुझे इतना सुना गया है। फिर तभी यहाँ यूचन आया, जो कि विदाउट मेकअप था, इसलिए इंजू उसे पहचान ही नहीं पाई और पूछती है कि भला तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ के न्यू मैनेजर हो। तो तब यूचन का दिल टूट गया कि क्या ये कहना चाह रही है कि मैं बिना मेकअप के बहुत बदसूरत दिख रहा हूँ। इसलिए वो रोता हुआ भाग जाता है, जबकि इंजू को खुद कोई होश नहीं होता है। उसकी एनर्जी एकदम डाउन हो चुकी होती है। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि गायोन हमेशा की तरह बाहर से खाना ऑर्डर करता है, जो देखकर पहले तो ये सब खुश हो गए, लेकिन जब ये खाना खोलकर देखते हैं तो सब मुंह बना लेते हैं और सभी गायोन से शिकायत करने लग जाते हैं कि आखिर तुमने ये क्यों ऑर्डर करा, वो क्यों ऑर्डर करा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ। तो तब गायोन चिढ़ जाता है कि तुम सब बहुत अनग्रेटफुल हो, बिल्कुल लड़कियों की तरह नखरे करते हो। तो वहीं इंजू, जिससे बोला नहीं जा रहा होता है, वो मन ही मन इन्हें गालियां देते हुए बोली कि अबे चुपचाप सामने जो रखा है खा लो। तो वहीं लेसिन जब आइसक्रीम देखता है, जो कि उसका फेवरेट फ्लेवर नहीं था, इसलिए इस बात पर भी वो लड़ने लगा कि भला तुमने ये बकवास आइसक्रीम क्यों ऑर्डर की। गायोन के दिमाग की हट गई और वो चिढ़कर इन सभी से खाना छीनने लग जाता है कि लाओ वापस करो, तुम लोग इस लायक हो ही नहीं जो ये सब खाओगे। लेकिन ये लोग खाना देने से भी मना कर देते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा फूड लेसिन के कपड़ों पर गिर गया। लेसिन गुस्सा करता है, इसलिए वो नूडल्स उठाकर फेंकता है, जो कि डायरेक्ट सीओ के लग गए। फिर बस होना क्या था, इन सभी के बीच फूड फाइट शुरू हो गई, जहाँ ये सारा खाना एक दूसरे पर फेंक रहे होते हैं और बस इसी तरह इन लोगों ने इस पूरी जगह को गंदा कर दिया। लेकिन तब भी इनकी फाइट रुकी नहीं, इसलिए इंजू बहुत परेशान हो गई। तो वहीं टाई जब यहाँ आया तो उसे ये सब देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो इनका लीडर है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब हमेशा ही ऐसे लड़ते हैं। लेकिन जब फूड इंजू के ऊपर गिरा तो तब वो अपना सबर खो देती है एंड बहुत जोर से चिल्लाकर इन सभी को चुप कराती है कि आखिर परेशानी क्या है तुम चिंगादड़ों जैसे आइडल्स की, जो तुमने इतना शोर कर रखा है। क्या तुम इंसानों की तरह शांति से बैठकर खाना नहीं खा सकते, हमेशा जंगलियों की तरह लड़ना जरूरी होता है, आवारा मंकीज कहीं के।
तो तब सब लोग हैरानी से इंजू को देखने लगे, क्योंकि वो सब इंजू की चीख सुनकर डर चुके थे और उन्होंने पहली बार इंजू का ये रूप देखा था। इंजू कहती है कि अब जब मेरी असलियत सामने आ चुकी है तो मैं बता दूं कि मैं कोई शांत डॉक्टर नहीं बल्कि बहुत गुस्से वाली हूँ। मैं बस 1 मंथ के लिए यहाँ आई हूँ, इसलिए मुझे शांति से यहाँ रहने दो और मुझे बिल्कुल भी हल्के में मत लो, वरना मैं तुम सबकी हड्डियां तोड़ दूंगी। इसलिए अब से चुपचाप तुम सबको मेरा ऑर्डर मानना होगा। तो तब ये सब और ज्यादा डर गए। इंजू बोलती है कि अब मैं तुम सभी के लिए विजिबल हो गई हूँ, इसलिए चुपचाप उठो और यहाँ से निकलो, इससे पहले मैं मिस्टर मून से कंप्लेंट कर दूं। तो तब ये सब डर कर यहाँ से भाग गए, जैसे कि इंजू का ऑर्डर फॉलो कर रहे हों। जबकि टाई, जो कि वो भी इंजू के इस रूप को देखकर शॉक था, वो उसे गुस्से से घूरने लगा। इंजू भी उसे गुस्से से घूरने लग जाती है। फिर टाई भी यहाँ से चला गया, जिसके जाने के बाद इंजू को रिग्रेट होने लगा कि कहीं मैंने इन सबको कुछ ज्यादा तो नहीं सुना दिया है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंजू एक डॉक्टर से मिलने आती है और उन्हें बताती है कि वो रात में स्लिप वॉकिंग करती है। तो अब जैसे जैसे डॉक्टर जो बातें बताते हैं, इंजू उन सबको रिकॉर्ड कर लेती है ताकि टाई का ट्रीटमेंट कर सके। फिर वो पार्क में बैठकर नोट्स बनाने लगी डॉक्टर की बातों के, कि स्लिप वॉकिंग स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से होती है या किसी ट्रॉमा की वजह से। तो वहीं लूना बैंड मेंबर्स अपनी सॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहां ये सब अपना बेस्ट दे रहे थे। फिर जब प्रैक्टिस एंड हो गई तो सीओ कहता है कि आज डिनर में हम जो कुछ भी ऑर्डर करेंगे उसके बारे में पहले डॉक्टर संजू से पूछ लेंगे, जो कि फिलहाल अभी बाहर गई हुई हैं। लिसिन मान गया, लेकिन यूचन कहने लग जाता है कि क्या तुम सबको नहीं लगता कि डॉक्टर संजू काफी वियर्ड है, एकदम गुंडी टाइप, मतलब वो डॉक्टर जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। और फिर ये सब इंजू की नकल भी उतारने लगे कि वो हम पर कैसे चिल्ला रही थी और हमें कितना कुछ बक रही थी। लेकिन टाई इन सभी से कहता है कि उसे इग्नोर करो और बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। फिर टाई सबके जाने के बाद अकेले में प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो अभी भी न्यू सॉन्ग नहीं क्रिएट कर पा रहा था। तो वही इंजू, जो कि घर वापस आ रही है, ये सोचते हुए कि पहले मुझे टाई से उसके ट्रॉमा के बारे में जानना है, कि तभी वो टाई को कार में कहीं जाते हुए देखती है। उसे डर लगा कि कहीं ये फिर से स्लिप वॉकिंग तो नहीं कर रहा, इसलिए वो उसका पीछा करने लगी। टाई एक जगह आ गया, तो जब वहाँ इंजू आई तो वो देखती है कि टाई टेरिस पर है, इसलिए वो भी जल्दी से ऊपर चली गई। एक्चुअली टाई बस यहाँ थोड़ा रिलैक्स करने आया था खुली हवा में, पर अब क्योंकि इंजू को डर था कि कहीं ये नीचे कूद नहीं जाए, इसलिए वो टाई को खींचकर उतारती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। टाई काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यानी तुम यहाँ कर क्या रही हो। बट इंजू बस ये फिक्र करती जा रही थी कि टाई कहीं किसी डिप्रेशन में तो नहीं है। लेकिन जब टाई इंजू पर कुछ ज्यादा ही चिल्लाने लगा कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरा पीछा करने की, आखिर तुम खुद को समझ क्या रही हो, मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर रहना, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। मैं घर में भी तुम्हारी शक्ल से परेशान हो जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स करने यहाँ आया था, पर तुमने यहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो तब इंजू टाई को बस देखती ही रह गई और फिर हैरानी से पूछती है कि आखिर तुम खुद को क्या समझ रहे हो जो तुम मुझे इतना कुछ बोल रहे हो। माना तुम्हारी फैंस बहुत हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं, पर क्या अब तुम खुद को गॉड समझने लगे हो। अगर ऐसा है तो मैं विश करूंगी कि तुम्हारे फैंस को तुम्हारी इस असली घटिया पर्सनैलिटी के बारे में पता चले। और हाँ, स्लिप वॉकिंग का ट्रीटमेंट करने से पहले तुमको अपने इस 2 कोड़े के घमंड को फिक्स कराना चाहिए। और फिर तभी यहाँ से चली गई। जबकि टाई इसकी बातें सुनकर उसे देखता रह गया था। फिर गुस्से से किक मारता है, पर वो अपने पैर पर ही चोट मार लेता है। तो वहीं इंजू भी वापस घर आकर काफी गुस्सा करती है कि अब मेरा सब्र टूट चुका है, अगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकती। कि तभी इसी बीच उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बोरान के मैसेजेस आते हैं, जो कि पूछ रही है कि आखिर तुम कहाँ गायब हो गई हो, तुम ठीक हो या नहीं, कहीं तुम पैसों के चक्कर में ड्रग्स तो नहीं बेचने लगी, या तुमको उन गैंगस्टर्स ने किसी दूसरे देश में छोड़ तो नहीं दिया है। तो तब इंजू उसे बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, इसलिए तुम परेशान नहीं हो और अब मैं पैसे लेकर ही वापस आऊंगी। और फिर इंजू रात भर बैठकर फिर से टाई के लिए नोट्स बनाने लग जाती है कि कैसे कैसे टाई का उसे ट्रीटमेंट शुरू करना है उसकी स्लिप वॉकिंग को खत्म करने के लिए। पर जब उसकी कॉफी खत्म हो गई तो वो बाहर कॉफी लेने गई, लेकिन तभी दिखाया गया कि यहाँ कोई छुपकर बाहर से अंदर आया है। लेकिन जब वो यहाँ से चला गया तो इंजू उसे देख नहीं पाई, बल्कि काफी ज्यादा डर गई। फिर तभी स्लिप वॉकिंग करते हुए टाई अपने रूम से बाहर आ गया, जिसको देखकर पहले तो इंजू डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये नींद में चल रहा है। लेकिन जब टाई एक जगह पर बार बार टकराने लगा, यानी वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, तो तब जाकर इंजू को समझ आया कि ये नींद में चल रहा है। इसलिए उसको मिस्टर मून की बातें याद आने लगी कि टाई को घर से बिल्कुल भी बाहर मत जाने देना जब वो नींद में हो। इसलिए इंजू तुरंत डोर बंद कर देती है, इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता। टाई
टाई इंजू पर गिरने वाला था, लेकिन इंजू नीचे होकर वहाँ से हट गई। पर जब टाई वापस अंदर आ रहा था कि तभी यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि जब इंजू टाई को नींद से जगाने की कोशिश करती है कि तभी वो उसकी तरफ टर्न हुआ। इंजू एकदम से चौंक गई और जब जैसी नीचे गिर गई तो तब टाई भी डायरेक्ट इंजू के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच किस हो गई, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। इसलिए इंजू बुरी तरह शॉक रह जाती है। टाई भी होश में आ चुका था, इसलिए उसके भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ है। लेकिन जब इंजू उसे साइड में धक्का मार के फेंकती है और चिल्लाकर उसे काफी कुछ बोलने लगती है तो तब टाई बस सोते रहने की एक्टिंग करता गया, ताकि इंजू को पता नहीं चले कि टाई को भी पता है कि अभी उनके बीच क्या हुआ है। इंजू कहती है कि जरा देखो तो इस बेशर्म इंसान को, जो इतना सब करने के बाद भी उठा नहीं है। एंड इंजू वैसे तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, वो भी इस घमंडी के साथ। लेकिन फिर वो खुद को दिलासा देती है कि कोई नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और इसे भी कौन सा कुछ याद होगा, क्योंकि ये तो नींद में है। एंड शुक्र है कि हमें किसी ने देखा नहीं। कि तभी कोई लाइट ऑन करता है, जिसे देखकर इंजू के होश उड़ गए और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि इंजू और टाई की एक्सीडेंटली किस हो गई, इसलिए दोनों ही बुरी तरह शॉक थे। इंजू टाई को साइड फेंक कर उसको काफी कुछ बकने लग जाती है, जबकि टाई बस सोने की एक्टिंग करता गया ताकि इस एम्बैरेसिंग मोमेंट से बच सके। इंजू कहती है कि चलो शुक्र है कि किसी ने हमें ऐसे देखा नहीं। कि तभी किसी ने लाइट ऑन करी, जो कि और कोई नहीं सीओ है। इसलिए इंजू और ज्यादा हैरान हुई। सीओ पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, बट इंजू का ये क्वेश्चन था कि क्या तुमने सब देख लिया है। सीओ बोला कि भला क्या देखना था, तो तब इंजू रिलैक्स होती है कि शुक्र है सीओ ने हमारी किस नहीं देखी। वेल सीओ अब टाई को काउच पर लिटा देता है। इंजू बोली कि तुम इसे इसके रूम में क्यों नहीं छोड़कर आ रहे हो, तो तब वो बताता है कि टाई को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई गलती से भी उसके रूम में जाए। इंजू कहती है कि पर अगर टाई फिर से स्लिप वॉकिंग करने लगा तो। कि तभी टाई स्नोरिंग करते हुए गहरी नींद में सोने की एक्टिंग करने लगा। इसलिए सीओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये अब नहीं उठेगा। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने रूम में जाने लगे, जहाँ सीओ ने जाते टाइम इंजू के टेंट को नोटिस करा। और फिर इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद टाई घबरा कर उठता है कि आखिर इस लड़की ने अभी अभी मेरे साथ क्या करा है, यानी इसने मेरी किस कर ली है। और फिर तभी अपने रूम में भाग जाता है। जिसके बाद दिखाया गया कि सीओ परेशान है और फिर याद करता है कि जब उसको बाहर से गिरने की आवाज आई थी तो वो चेक करने गया था, इसलिए उसने इन दोनों की किस को देख लिया था। बट ये बात इंजू से बोली नहीं थी कि वो सब देख चुका है और अब प्रेजेंट में वो ये सब याद करके उदास है, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं इंजू को पसंद करने लगा है। इसलिए उसे बुरा लगा इंजू और टाई की किस को देखकर। तो वही टाई को अब नींद नहीं आ रही थी। वो किस के बाद की इंजू की गालियां याद करता है और कहता है कि ये खुद को समझती क्या है, कि जैसे मैं मर रहा था इसकी किस के लिए, जो इसने मुझे इतना कुछ कहा। तो वहीं इंजू भी बार बार किस के ही बारे में सोच रही थी और परेशान होकर कहती है कि मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए। और फिर ये दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि इंजू जब उठकर आई तो उसके लिए टाई से नजर मिलाना मुश्किल हो रहा था। तो वहीं सीओ इंजू से कहता है कि तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने ये सब बनाया है। तो तब वो भी यहाँ आकर बैठ गई। लेकिन जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो तब बार बार टाई की नजर इंजू के लिप्स पर ही जा रही थी, जो सब इंजू ने भी नोटिस करा। तो तब वो अपनी नजरें हटा लेता है। सीओ पूछता है कि वैसे कल रात हुआ क्या था। तो ये सुनकर पहले तो ये दोनों घबरा गए। फिर इंजू बताती है कि कुछ नहीं, मिस्टर टाई स्लिप वॉकिंग करते हुए बाहर जा रहे थे तो मैंने इन्हें रोका था। लेकिन जब यूचेन और गायोंग ये कहते हुए आए कि कल रात किसने किस करी थी, तो ये सुनकर इन दोनों की फिर से बुरी हालत हो गई। यानी टाई तो सीओ के फेस पर फूड तक निकाल देता है। इसलिए इंजू जल्दी से उठकर टिश्यू पेपर लेने जाती है और फिर टिश्यू पेपर लाकर सीओ को देती है। तो तब सीओ ने टाई पर गुस्सा करा। तो वहीं यूचेन और गायोंग बस किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए तब जाकर इंजू और टाई रिलैक्स हुए कि ये हमारी बात नहीं कर रहे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीओ इंजू को अपने रूम में बुलाता है और उसको कुछ जरूरत का सामान देता है, ये बताकर कि मैंने तुम्हारा टेंट देखा था जो कि काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए तुम ये सब यूज कर लेना। फिर एक टूल देता है कि इससे तुम्हें चैन की नींद आएगी और मैंने और भी कई सारी जरूरत का सामान रख दिया है, साथ ही एक बुक भी जिसे तुम रीड कर सकती हो। इंजू काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब उसने देखा कि बॉक्स में गलती से सीओ की अंडरवेयर भी आ चुकी है,
इसलिए जब जैसे उसने पूछा कि क्या ये भी मेरे लिए है, तो तब सियो चौंक कर जल्दी से उससे वो छीन लेता है और फिर काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करता गया। लेकिन इंजू हंसकर कहती है कि इट्स ओके और फिर उसे बाय करके और सब चीजों के लिए थैंक्स करके यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद सियो ने अपना अंडरवेयर दूर फेंक दिया। अब हमें लिसिन को दिखाया गया जो कि सीक्रेटली किसी को डेट कर रहा है, इसलिए उससे पूछता है कि तुम आज कौन सा कलर पहन रही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ मैचिंग करनी है। तो वहीं हमें गायोन दिखाया गया जो कि कुछ परेशान सा नजर आ रहा था, इसलिए थोड़े गुस्से में एक आदमी को पटक देता है। आई थिंक गायोन का भी कोई ट्रॉमा है जिसके बारे में अभी हमें बताया नहीं गया है। तो वहीं हमें मिस्टर मून को दिखाया गया जिनको उनकी असिस्टेंट आकर बताती है कि ग्रीन कॉन्सर्ट होने वाला है जिसमें सभी बैंड्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो तब मिस्टर मून थोड़ा परेशान हो गए कि अगर टाई की तबीयत सही नहीं रही तो वो कैसे कॉन्सर्ट करेगा, इसलिए पूछते हैं कि क्या इस बार लूना बैंड का पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो तब वो कहती है कि एक तो लूना बैंड के साथ वैसे बुरा हुआ है और अब अगर वो इस कॉन्सर्ट को नहीं करेंगे तो उनके फैंस उनसे नाराज हो जाएंगे। मिस्टर मून और ज्यादा परेशान हो गए। फिर वो टाई के फादर का इंटरव्यू देखने लग जाते हैं जो कि एक काफी फेमस पियानिस्ट हैं, जिनसे यहाँ ये सवाल करे जा रहे होते हैं कि लूना बैंड का सॉन्ग कितना फ्लॉप रहा, आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या आप अपने बेटे टाई से डिसअपॉइंट हो। तो तब वो कहते हैं कि मैं यहाँ अपना इंटरव्यू देने आया हूँ, ना कि पेरेंट्स मीटिंग करने, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप मुझसे सिर्फ मेरे सवाल करो। तो तब मिस्टर मून ये इंटरव्यू देखकर कुछ सोचने लग जाते हैं। फिर वो इंजू को कॉल करके कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि टाई अपना ट्रीटमेंट सही से ले रहा है या नहीं। इंजू कहती है कि मतलब। तो वो कहते हैं कि मुझे बस ये देखना है कि टाई ट्रीटमेंट को लेकर सीरियस है भी या नहीं, क्योंकि मैं टाई को काफी अच्छे से जानता हूँ कि वो किसी की नहीं सुनता है। बाकी आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपना बेस्ट ही दे रही होंगी। तो तब इंजू मान जाती है लेकिन परेशान है, इसलिए वो इस बारे में टाई से बात करने गई, जिसने इंजू को देखते ही अपना डोर क्लोज कर दिया था, इसलिए इंजू नॉन स्टॉप डोर नॉक करने लगती है। तो वहीं टाई घबराने लगा कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया है कि जब किस हुई थी तो मैं उठा हुआ था। वो जैसे तैसे बाहर आया, जहाँ इंजू उससे कहती है कि क्या तुम्हें वो याद है। टाई कहता है कि क्या याद करना है, मैं कुछ भी याद नहीं रखता हूँ। तो वो कहती है कि लेकिन अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तो तब टाई परेशान हो गया कि भला मैं जिम्मेदारी क्यों लूँ, मेरी कोई गलती थोड़ी थी, वो तो सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट था। कि तभी इंजू ने टाई को 20 टास्क चार्ट दिखाया, ये बताते हुए कि तुमको ये सब एक्टिविटीज करनी है, क्योंकि तुमको याद है ना कि तुमने ही मुझसे कहा था कि हमें बस मिस्टर मून को ये दिखाना है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो आज वो आने वाले हैं, इसलिए तुम मेरा साथ दोगे, ये दिखाने में कि ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा है। जिसके बाद हम इन दोनों को बाहर देखते हैं, जहाँ इंजू ने टाई को कुछ बातें सिखाने की एक्टिंग करी और ऊपर से मिस्टर मून ये सब देख रहे थे कि टाई इंजू की बात मान रहा है या नहीं, वो भी सीरियस होकर। एंड ऐसा हो भी रहा था कि टाई चिढ़ रहा होता है और यहाँ से जाने वाला होता है, बट इंजू उसे रोक देती है कि मिस्टर मून हमें ही देख रहे हैं। तो तब जाकर वो इंजू की बात सुनता है। तो वहीं मिस्टर मून और असिस्टेंट आपस में टाई के बारे में बात करने लगे। असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर तो अच्छी है, कितना ज्यादा ध्यान रख रही है टाई का, लेकिन अगर पूरे दिन साथ रहने की वजह से इन दोनों के बीच प्यार हो गया तो तब मिस्टर मून कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, यानी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि टाई एक ज़ॉम्बी है जिसको ब्लड की तरह सिर्फ म्यूजिक के अलावा और कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो कभी किसी के साथ फॉल इन लव नहीं होगा। तो वहीं इंजू टाई से पेपर पर स्टोन्स लगवाती है एज ए माइंड एक्टिविटी। फिर वो टाई से उसकी हॉबीज और पसंद नापसंद के बारे में पूछने लगी। टाई बोला कि ऐसा है, मेरा दिमाग तो खाना मत वरना मेरा सब्र टूट जाएगा, लेकिन इंजू नहीं मानी। वो टाई से पूछती है कि क्या आजकल तुमको कोई बात बहुत परेशान कर रही है, यानी क्या तुम्हारा कोई ट्रॉमा भी है। तो तब टाई को गुस्सा आ गया कि तुम लाइन क्रॉस क्यों कर रही हो, एंड मिस्टर मून अभी तक गए नहीं है क्या। और जब जैसे टर्न होने ही वाला था, बट इंजू टाई का फेस पकड़ लेती है, जबकि मिस्टर मून जा चुके थे, पर वो नहीं चाहती थी कि टाई को इस बारे में पता चले, इसलिए टाई इंजू को हैरानी से देखता रह गया। फिर ये दोनों ऑकवर्ड फील करते हुए दूर हो गए। इंजू कहती है कि मिस्टर मून यहीं पर है, लेकिन टाई को काफी अजीब सा फील होता है, इसलिए चुपचाप स्टोन्स पेपर पर लगाने लगा। फिर बस ऐसे ही टाइम बीतता गया और जब टाई का काम कंप्लीट हो गया कि तभी उसकी नजर इंजू पर गई, जो कि सो चुकी थी, इसलिए टाई इंजू को काफी प्यार से देखने लगा, क्योंकि उसको वो ऐसे सोते हुए काफी मासूम लग रही थी। और तभी अचानक
इंजू को देखने के बाद टाई को आसपास की हर एक छोटी से छोटी चीज फील होने लगी। यानी ऐसा बहुत टाइम के बाद उसके साथ हो रहा था जहाँ टाई का माइंड रिलैक्स फील करता है एंड वो आसपास के हर एक नेचुरल साउंड को भी फील करता जा रहा होता है। इसलिए टाई को ये सब बहुत अच्छा एकदम हेवन जैसा लगा। पर जब वो ये सब एंजॉय कर ही रहा था कि तभी इंजू जोर से उसके ऊपर छींक गई, जिस वजह से उसने टाई को उठा दिया। टाई ने इंजू पर बहुत गुस्सा करा कि तुम एक सेंसलेस औरत हो। तो तब इंजू कहती है कि मैंने जो करा उसके लिए मैं सॉरी हूँ, लेकिन तुम मुझे सेंसलेस कैसे कह सकते हो। और फिर वो इस बार जानबूझकर कई बार टाई पर स्नीजिंग करती है, इसलिए टाई चिढ़ गया और मुंह बनाकर यहाँ से चला गया। फिर वो जल्दी से भागकर अपने रूम में आया और यहाँ बैठकर वो न्यू म्यूजिक बनाने लगता है, जो कुछ भी उसने बाहर फील करा था एकदम रिलैक्सिंग वाला। पर तभी उसे फिर से इंजू की छींक की आवाज आती है, जिस वजह से उसका फोकस खराब हो गया। लेकिन फिर उसने फिर से पूरे मन के साथ म्यूजिक को बनाने की कोशिश करी, इससे पहले कि वो ये सब भूल नहीं जाए। लेकिन तभी फिर से इंजू की छींक की आवाज आती है। इसलिए टाई गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाता है कि आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, ये इतनी इरिटेटिंग क्यों है, जिसकी वजह से मैं सब भूल गया। तो वहीं इंजू ये सब सुन नहीं पाती और फिर चुपचाप यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हमें रेडियो शो का स्टूडियो दिखाया जाता है, जहाँ यूचेन एंड लीसिन ये दोनों आए हैं और यहीं हमें ली सेन की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है, जिससे वो उस दिन कॉल पर बात कर रहा था, जिसका नाम है जययुन। जिसको जब यूचेन कॉफी देता है पर लीसेन उससे वो लेकर अपनी वाली कॉफी उसे देता है एंड छुप छुप कर ये दोनों इशारों में बातें भी कर रहे थे। एक लड़की आकर देखती है और कहती है कि तुम दोनों ने मैचिंग करी है। तो तब ये दोनों ऐसे बनने लगे कि इनको इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो वहीं यूचेन मजाक में कहता है कि काश मैं भी ग्रीन पहनकर आता तो हम तीनों ही सेम हो जाते। कि तभी यूचेन के पास किसी की कॉल आने लगी, इसलिए वो बाहर आकर बात करता है। एक्चुअली ये कॉल यूचेन की मदर की होती है, जो कि बोली कि अपनी कंपनी से कहकर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा दो, क्योंकि मुझे और शॉपिंग करनी है और पैसे कम पड़ जाते हैं। यूचेन पूछता है कि आप कहाँ हो और फिर मदर के बताने पर वो उस स्टोर के बाहर आ गया, लेकिन काफी परेशान नजर आ रहा था, जैसे वो अपनी मॉम से परेशान हो। जब वो स्टोर में आया तो सामान देखकर कहता है कि आपने फिर से वो सब पैसे एक ही दिन में खर्च कर दिए जो मैंने पूरे मंथ चलाने के लिए आपको दिए थे। तो तब उसकी मॉम डायरेक्ट ये पूछती है कि टाई कैसा है, क्या उसने अभी तक कोई न्यू सॉन्ग लिखा या नहीं। तो तब यूचेन पूछता है कि मतलब। तो तब वो कहती हैं कि सब मुझसे टाई के बारे में ही ज्यादा पूछते हैं और वैसे भी उसका जल्द से जल्द सॉन्ग लिखना जरूरी है, तभी तुम सब बैंड मेंबर्स को फायदा होगा और मुझे भी पैसे मिलते रहेंगे। जो सुनकर यूचेन को अच्छा नहीं लगता, यानी उसे ऐसा फील होने लग जाता है कि जैसे वो यूजलेस हो। फिर जब वो अपनी मॉम को पैसे देकर जा रहा था कि तभी उसको दो फैन गर्ल्स ने पहचान लिया, इसलिए उन दोनों के साथ बहुत खुशी से वो फोटो क्लिक करवाता है। लेकिन जब वो घर आकर उस फोटो के कमेंट्स रीड करता है तो यहाँ सब लोग यूचेन को रोस्ट कर रहे थे कि यूचेन सिर्फ टाई की वजह से फेमस है, क्योंकि टाई ही सारी मेहनत करता है, तभी आज लूना बैंड इतना फेमस हुआ है, वरना यूचेन को तो कोई जानता भी नहीं। बस इसका लक अच्छा है कि ये टाई के साथ डेब्यू हुआ। यहाँ तक कि कुछ ने ये भी लिखा था कि आखिर ये कौन है, हमें तो बस टाई के बारे में ही ज्यादा पता है। इसलिए यूचेन को बुरा फील हुआ इन सभी कमेंट्स को रीड करके। तो वहीं गायोन जब सॉन्ग सुनता हुआ यहाँ आया तो यूचेन अपनी भड़ास उस पर निकालता है कि वॉल्यूम कम करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। गायोन गुस्सा करता है कि तुम भी तो फुल वॉल्यूम पर सॉन्ग सुनते हो, तो फिर मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। तो तब वो चुप हो गया। जिसके बाद अब रात में हमें दिखाया गया कि लीसन छुप कर कहीं जा रहा है। उसको यहाँ इंजू की वजह से और ध्यान से जाना पड़ा। फिर वो बाहर आया और दीवार कूदकर यहाँ से चला गया। जिसके बाद हम उसे उसकी गर्लफ्रेंड यानी जायुन के साथ देखते हैं, जहाँ ये दोनों टाइम स्पेंड कर रहे थे। साथ ही जायुन का डिवोर्स भी हो चुका है, पर तब भी लीसन उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। दोनों काफी सारी बातें करते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और हमेशा साथ ही रहना चाहते हैं। तो वहीं अब हमें टाई दिखाया जाता है, जिससे पहले तो काफी कोशिश करने के बाद भी म्यूजिक बना नहीं, लेकिन जब उसने इंजू को सोचना शुरू करा तो तब वो इजीली म्यूजिक बना पा रहा था। जैसे उसके दिल में इंजू को लेकर थोड़ी बहुत फीलिंग्स आ चुकी हो, इसलिए टाई चौंक कर आईज ओपन करता है और खुद से कहता है कि क्या मैं पागल हो चुका हूँ, यानी मैं उस लड़की को कैसे सोच सकता हूँ। तो वहीं इंजू जब बाहर थी तो उसको यहाँ सीओ मिलता है, जो कि बोला कि अगर तुम ब्रेक पर हो तो क्यों ना हम साथ में सॉफ्ट ड्रिंक पिए। इंजू मान गई
और ये दोनों बाहर बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगे, जहाँ सीओ कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा रोज रात टेंट में रहकर टाई पर नजर रखना, वैसी टाई काफी ज्यादा रूड है, इसलिए अगर तुम कभी भी अकेला फील करो तो मुझसे बात करने आ सकती हो। इंजू को सीओ की ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वो कहती है कि अगर तुम भी कभी अकेलापन फील करो या स्ट्रेस फील करो तो तुम भी मुझसे बात कर सकते हो। सीओ कैन लेने अंदर चला गया कि तभी दीवार कूद कर लीसन यहाँ आया, जिसको देखकर इंजू शॉक हो गई कि क्या तुम इस टाइम बाहर गए थे। लीसन जो कि इंजू को देखकर हैरान था, वो कहता है कि हाँ बस वॉक करने गया था, मगर जब इंजू ने पूछा कि पर तुम्हारे चिक पर लिपस्टिक का निशान क्यों है, तो तब लीसन हैरान होता है और निशान हटाने लगता है और फिर उसे थैंक्स कहकर जाने लगा। पर जब इंजू बोली कि क्या तुम्हें पता है अगर ये बात बाहर आ गई कि तुम सीक्रेटली किसी को डेट कर रहे हो तो ये बात फ्रंट पेज पर प्रिंट हो जाएगी। लीसन कहता है हाँ इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात सीक्रेट रखो। इंजू पूछती है कि पर क्यों, तो वो बोला इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हारा एक सीक्रेट जानता हूँ। इंजू कहती है कि मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन जब जैसी लीसन ने बताया कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी और टाई की उस रात किस हुई थी, तो ये सुनकर इंजू बुरी तरह शॉक रह गई कि इसको इस बारे में कैसे पता। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।